अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावस उर्दू लाइब्रेरी चैनल। आज जो आपके लिए नावल लेकर उसका नाम है बेलबास मोहब्बत। तो इसको शुरू करते हैं। रीमा एक दरमियाने ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। रीमा के अब्बू लाहौर की एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। डे नाइट ड्यूटी की वजह से वो अक्सर फैक्ट्री में रहते। इनका खुद का घर भी लाहौर में वाक़ था, लेकिन फैक्ट्री से काफ़ी दूर था। रीमा की माँ हाउसवाइफ थी। रीमा एक 21 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी। दराज का सफ़ेद रंगत, गोल चेहरा, शोख बड़ी आंखें, बारीक होंठ और कमर को छूते हुए लंबे स्याह बाल। इसके चेहरे पर कोई निशान न थे सिवाय एक छोटे से तिल के, जो इसके होंठों के करीब था और खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। इसे अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा था। इसके साथ साथ इसकी सादा पसंद दूसरों से अलग होती, जो इसको और हसीन बना देता। रीमा ने खुद ब्यूटिशियन का कोर्स कर रखा था और अपनी केयर खुद करती थी। इसके अलावा इसने बीए पार्ट सेकंड के पेपर अभी देकर फ्री हुई थी। इसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी ना थी। इसका शौक नावल, सोशल एप्स और ब्यूटिशियन था और इसी वजह से इसने ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया था। घर में छोटा सा ब्यूटी पार्लर का सेटअप बना दिया। इससे 4 साल बड़ा एक भाई काशिफ दुबई में एक होटल मैनेजर की जॉब करता था। काशिफ की शादी को भी चंद माह ही हुए थे। रीमा से 2 साल छोटी एक बहन थी, किरण, जो एफएससी पार्ट फर्स्ट की तालिबे इल्म थी। किरण भी हुस्न के लिहाज से रीमा के मद्दे मुकाबल थी। ऐसा लगता जैसे दूसरी रीमा हो, लेकिन इसका कद रीमा से थोड़ा छोटा था। किरण ज्यादातर पढ़ाई को वक़्त देती थी। सर्दियों की रात थी। रीमा और किरण का रूम एक ही था। रूम काफ़ी बड़ा था। दोनों के अलग-अलग बेड थे, जिनमें कुछ फासला था। रीमा, जो हमेशा की तरह आज भी फेसबुक देख रही थी, इसने बहुत से ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, जिसमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे थे। आज इसका मूड कुछ अजीब-सा था, बोरियत सी थी। वो ऐसे एफबी स्क्रॉल कर रही थी कि इसकी नज़र एक रोमांटिक तस्वीर पर रुकी, जिसके साथ एक सेक्सी कहानी लिखी हुई थी और वो इसको पढ़ने लगी। वो पहले भी ऐसी तस्वीरें देखा करती थी, लेकिन इस तरह की तहरीर पहली बार पढ़ी थी। वो कहानी को पढ़ते-पढ़ते खुद को कहानी में महसूस करने लगी। इसकी धड़कन तेज़ होने लगी। इतना सर्दी के होते हुए इसे गर्मी सी लग रही थी और एक हाथ से कंबल को खुद पर ओढ़कर थामा हुआ था। वो जैसे-जैसे बढ़ती जा रही थी, उसे अपने अंदर एक अजीब-सी फीलिंग्स का एहसास होता जा रहा था कि अचानक अपने ट्राउज़र के दरमियान से ज़ोर से पकड़ लिया और आँखें बंद करके बेड से टेक लगा कर बैठ गई। अपने होंठों को दाँतों में दबाए खुद से कहने लगी, "शिट, नहीं, नहीं, अब प्लीज़।" और इसे ऐसे लगा जैसे इसके जिस्म से कुछ बह गया हो। इसे सर्दी में पसीना-सा आ गया था। वो धड़कन के सही होने का इंतज़ार करने लगी। वो और आगे कहानी को अब पढ़ना नहीं चाह रही थी। इसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो आंखें बंद किए बस बैठी थी। इसे अब खुद पे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हुआ। इस लम्हे में इससे दूसरे हाथ से पोस्ट पर लाइक होगी। पोस्ट के लाइक का साउंड इसने सुन लिया था, लेकिन इसने बंद आंखें भी अभी ना खोली। कुछ पल बाद इसने आंखें खोली, पोस्ट को अनलाइक किया और जल्दी से वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर आने के बाद उसने मोबाइल दोबारा उठा लिया। इसने देखा कि मैसेंजर टेक्स्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसने मैसेज रिक्वेस्ट को चेक किया तो मैसेज किसी दानियाल का था, जिसकी वो पोस्ट ही है। रीमा ने मैसेज देखा और पढ़ने लगी, "आपने पोस्ट को लाइक करके अनलाइक क्यों किया? क्या इतना बुरा लगा?" रीमा को मैसेज पढ़ के गुस्सा आया। फिर इसने रिप्लाई दिया, "नहीं, नाहित ही घटिया इंसान हो तुम, और वैसे ही घटिया सोच। पोस्ट गलती से लाइक हुई, अब टेक्स्ट ना आए।" इससे पहले कि वो कुछ लिखता, रीमा ने मैसेंजर से इसे ब्लॉक कर दिया। रीमा ने आईडी अपने नाम से बना रखी थी। वो कभी अपने चेहरे की तस्वीर तो नहीं लगाती थी, बस कभी-कभी अपने साइड पोस्ट में लंबे बालों की तस्वीर लगाती, लेकिन वो मैसेंजर पर सिर्फ जाने वालों से बात करती थी। ये आज महज इत्तेफाक था। उसने किसी अनजान को जवाब दिया, वरना वो हमेशा इग्नोर करती। रीमा ने मोबाइल को एक तरफ रखकर लेट गई और कंबल को खुद पर ओढ़ लिया। वो आंखें बंद किए कहानी के बारे में सोचने लगी। दानियाल 26 साल का लड़का था, जो फैसलाबाद के एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसके अब्बू गाड़ियों और प्रॉपर्टी का काम करते थे। दानियाल माँ-बाप का इकलौता था। दिखने में स्मार्ट सा था। चेहरे पर हल्की सी शेव, काली नशीली आंखें, एक डिंपल जो इसके चेहरे में कशिश बना देता था। इसकी गंदमी रंगत खुद लड़कियों की कमजोरी बन जाती। इसके अलावा इसके अंदर लड़कियों को फंसाने की एक महारत थी। खुद भी इसने मास्टर साइकोलॉजी में किया था। वो अक्सर इन लड़कियों को इनकी साइकी से जज करता, इनकी प्रोफाइल देखता, किसी को अपनी अमीरियत देखा था तो किसी को अपनी रोमांटिक लाइफ सुनाकर फीलिंग जगाता, तो कभी किसी के दुख भरी लाइफ सुनकर इसका सहारा बनता। लेकिन हकीकत में उसका एक ही टारगेट होता, लड़की के साथ सेक्स करना और इसकी वीडियोस और बना तस्वीरें बनाना होता। दानियाल सोशल मीडिया या हकीकी जिंदगी में सिर्फ खूबसूरत लड़कियों से ही दोस्ती करने का शौक रखता था। वो सोशल मीडिया पर भी एक बात तस्वीर लेने तक अपनी झूठी बातों का जाल बिछाता रहता और झूठा एतबार बनाता। लड़की की फेस की तस्वीर लेने के बाद वो देखता कि आगे बात करे या ना करे। उसे इस बात की फिक्र ना होती कि लड़की कहाँ है। वो बस डेट प्लान करता और अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता। वो हर एक लड़की से एक या हद 2 बार डेट करता और बस छोड़ देता। आज भी वो अपनी मुफ्ती पोस्ट बनाने वाली लड़कियों को टेक्स्ट और उनकी डीपी देख रहा था कि अचानक उसकी
सेक्सी स्टोरी पर किसी रीमा नामी लड़की का नोटिफिकेशन आया। उसने फ़ौरन अपनी पोस्ट में जाकर उसकी प्रोफाइल को खोला और चेक करने लगा। कुछ वक़्त पर प्रोफाइल को देखने के बाद इसने स्टोरी के कमेंट्स देखे कि गोया कोई इस लड़की ने कमेंट भी किया है या नहीं, लेकिन कुछ ना था। और फिर से पोस्ट के ऑप्शन में गया कि उसे मैसेज या फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सके, लेकिन उसे ये देखकर हैरानगी हुई कि अब इसका नाम लाइक्स में नहीं आ रहा था। दानियाल मुस्कुरा दिया, खुद से बोलने लगा, हाँ तो मिस रीमा अनलाइक भी करगी, वाह इतना जल्दी। उसने रीमा को इस ग्रुप के मेंबर्स में सर्च किया और बहुत जल्दी इसको आईडी मिल गई और इसने मैसेज कर दिया और मोबाइल को सामने रख दिया और खुद सोफे पर आकर एक सिगरेट सुलगाकर टीवी देखने लगा कि अचानक नोटिफिकेशन आया। दानियाल को अंदाजा हो गया था कि रीमा ने मैसेज का रिप्लाई दे दिया है। वो सिगरेट को होंठों से लगाए उठा और मोबाइल को अनलॉक करके मैसेज देखने लगा। इससे पहले कि वो रीमा के मैसेज का जवाब देता, वो इसको ब्लॉक कर गई। दानियाल एकदम भड़का, फक यार शिट, रीमा ने उसे सिर्फ मैसेंजर से ब्लॉक किया था। इसका मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया था। एक ही लड़की ने सेक्सी पोस्ट पढ़ी और ब्लॉक, क्या फ़ायदा ऐसी पोस्ट का यार हूँ। वो खुद से बड़बड़ाया। इसने अपनी इस पोस्ट को डिलीट किया और अपनी दूसरी पोस्ट में और लड़कियों के कमेंट्स देखने लगा। क्या मेरे अलावा और लड़कियां भी ऐसी पोस्ट पढ़ती हैं? रीमा लेटते लेटते खुद से पूछने लगी। इसे नींद ना आ रही थी और फिर से उठी और पोस्ट को इस ग्रुप में तलाश करने लगी, लेकिन पोस्ट मिल ही नहीं रही थी। रीमा ने दानियाल के नाम से ग्रुप में पोस्ट देखी पर उसे वो पोस्ट ना मिली। बगारत ने लगता है पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन क्यों, वो सोचने लगी। फिर इसने मैसेंजर ओपन किया, दानियाल को अनब्लॉक किया और मैसेज लिखने लगी, वेयर इज़ योर पोस्ट। दानियाल जो अभी तक स्क्रॉलिंग कर रहा था, मैसेज की नोटिफिकेशन से मैसेंजर ओपन करने लगा। रीमा के टेक्स्ट को देखो, दोबारा से एक शैतानी मुस्कुराहट से मुस्कुरा दिया और कुछ पल के बाद रिप्लाई देने लगा, बहुत खूबसूरत बाल हैं आपके। ये मेरा सवाल नहीं है, रीमा ने कहा, गुस्से की भी तेज हो, वैसे हुस्न वालों को अच्छा लगता है गुस्सा। दानियाल ने कहा। वो कुछ देर रुका और फिर से लिखने लगा, ब्लॉक तो तुमने मुझे फिर से कर देना है, सोचा तुम्हारी तारीफ कर दूं ताकि अफसोस ना रहे कि एक प्यारी लड़की से बात की और ब्लॉक होने से पहले तारीफ भी ना कर सका। रीमा दानियाल के अंदाज से मुस्कुरा दी और लेटे लेटे दोबारा देखने लगी। लगता है लड़कियों से ब्लॉक होने का काफी तजुर्बा है जनाब को। वो रुकी और फिर से लिखने लगी, खैर इस पोस्ट को डिलीट करने की वजह, मैं इस पोस्ट को इसी वक्त ख़त्म कर चुका था जब तुम्हारा गुस्से से भरा जवाब पड़ा, लेकिन इससे पहले कुछ कहता तुमने ब्लॉक कर दिया, दानियाल ने कहा। दानियाल बातों से बातें बनाने लगा और रीमा इससे बातें करने लगी। इसका इरादा कोई दोस्ती का ना था, लेकिन बातें करते सुनते दानियाल इसे एक अच्छा लड़का लगने लगा जो अपने बारे में सब कुछ बता रहा था, जबकि हकीकत में रीमा को बताने वाली अक्सर बातें बस एक झूठ पर मबनी थी। वो जानता था कि रीमा को सेट करने के लिए इसका एतबार का होना ज़रूरी है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। रीमा अक्सर लेट तक जागती थी, लेकिन किसी अनजान लड़के के साथ बातें करते हुए फजर हो जाएगी उसे अंदाजा ना था। रीमा की जिंदगी में ये पहली बार था किसी अनजान से दोस्ती करना। इस वजह से भी रीमा ने दानियाल को बस रोजमर्रा की बातें बताती और कुछ अपने स्कूल कॉलेज की बातें शेयर कर देती। वैसे भी वो अपनी पर्सनल बातें किसी अनजान को बताना तो दूर, अपने दोस्तों को भी कम बताती थी, लेकिन इसे दानियाल की बातें अच्छी लगती थी। कुछ दिन तक चैट करने के बाद दानियाल ने कॉल पर बात करने का इज़हार किया। पहले तो रीमा 1-2 दिन तक इनकार करती, लेकिन दानियाल ने ये कहकर अपनी बात मनवा ली कि तुम एक बार वॉइस मैसेज ही कर दो। रीमा की हिचकिचाहट को दूर करना चाह रहा था। आखिरकार रीमा ने वॉइस मैसेज कर दिया। दानियाल जब आवाज़ सुनी तो वो तारीफ किए बिना न रह सका। रीमा की खूबसूरती की तारीफ तो वो बहुत होती थी, लेकिन आवाज़ भी जादू रखती थी। ये पहली बार सुना और खुद दानियाल की आवाज़ काफ़ी जानदार थी। ऊपर से इसका अंदाज रीमा को पसंद आ गया था और इसी वजह से वॉइस मैसेज और फिर कॉल का एक नया सिलसिला शुरू होता चला गया। रीमा और किरण क्योंकि एक ही रूम में होते थे, इसलिए वो किरण से कुछ ना छुपाती। दानियाल का भी इसे पता था, लेकिन छोटी होने की वजह से किरण से मना ना करती। दानियाल अब अपने अगले टारगेट की तरफ था, जो कॉल पर रोमांस करना था, लेकिन जब भी कॉल पर रोमांटिक बात करता रीमा इसे मना करती, कभी कभी कॉल कट कर देती। दानियाल इसकी इस आदत से कभी चिढ़ भी जाता, लेकिन वो जानता था कि कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, खासकर ऐसी लड़कियां जो पहली मर्तबा ऐसे वक्त से गुजर रही हों, और ये सोचकर वो अपने इरादे और मजबूत कर लेता। तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक ना वो कॉल और रोमांस करने में कामयाब हुआ और ना ही चेहरे की तस्वीर दे सका। दानियाल का इस तरह वक़्त देना रीमा को अच्छा लगने लगा, वो भी वक़्त देने लगी। वो ये जानती थी कि वो दानियाल को इसकी गंदी बातों से मना कर देती है, लेकिन इसे ये भी अब यकीन होने लगा कि दानियाल इस इनकार से इससे नाराज़ नहीं होता। रात दानियाल एक प्लान के साथ अपनी एक डेट का बताने लगा, जो एक मनगढ़ंत कहानी थी। वो आज कुछ भी करके रीमा के अंदर की फीलिंग्स को बाँटना चाहता था। वो कॉल पर अपनी डेट का बताने लगा, वो कैसे एक लड़की से मिला और इसे अपने फ्लैट पर ले आया, फिर किसिंग और रोमांस को बताने लगा। इसने महसूस किया कि आज रीमा खामोश और गौर से सुन रही है। इधर रीमा दानियाल की बातों में मदहोश हो रही थी, इसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो दानियाल की रोमांटिक आवाज़ और इसकी कहानी सुनकर अजीब सा महसूस कर रही थी। वो कानों में हैंड फ्री लगाए बस बातें सुन रही थी और खुद को इस लड़की की जगह महसूस करने लगी। इसे ऐसा लगा जैसे वो खुद इस रूम में इस लड़की की जगह पर है और दानियाल इसके बहुत करीब है। वो जैसा जैसा कह रहा था रीमा खुद के जिस्म के साथ होता महसूस करने लगी। वो बंद आंखों की अपने हाथ को शर्ट
को अपनी शर्ट पर फेरने लगी। दानियाल ने जब इसकी फूलती सांस की आवाज़ सुनी तो रोमांस से आगे सेक्स की तरफ बढ़ने लगा और आस्ता से सरगोशी करता हुआ कहानी में लड़की की जानबूझकर रीमा का नाम ले दिया, क्योंकि वह जान चुका था अब 3 निशाने पर। और ऐसा ही हुआ जैसे दानियाल ने सरगोशी से कहा, रीमा, मैं तुम्हें अपने बहुत करीब महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे हाथों को अपने हाथों से जकड़ रहा हूँ, तुम्हारे जिस्म को आस्ता से बेलबास करके तुम्हारे ऊपर समा रहा हूँ, तुम्हें प्यार कर रहा हूँ। खुद का नाम सुनकर रीमा दानियाल की मदहोश आवाज़ से पागल सी होगी। वो वाकई में ऐसा महसूस करने लगी जैसे दानियाल उसके साथ है, जैसे दानियाल ने कहा वो उसके अंदर समा रहा है। वो दानियाल को रोकने लगी, लेकिन इसके इनकार में वो इनकार का लहजा ना था। वो खुद रोकना नहीं चाहती थी। इसके समंदर में तूफान बर्पा हो चुका था। लहरें बार बार इसके साहिल से टकरा रही थी। आखिरकार नदी की तरह बह निकली। वो फौरन से बोली, जहाँ प्लीज़ बस कर दो, अब मुझे जाने दो। लेकिन दानियाल यही मौका चाहता था। वो इसे मस्त कर रहा था और बार बार मदहोश करता रहा, यहाँ तक कि रीमा थक गई। रीमा की आवाज़ नडाल सी थी, इसका जिस्म सुन सा था। वो अब भी दानियाल को अपने साथ महसूस कर रही थी। उसे दानियाल आज इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा चाहने वाला इंसान लग रहा था। दानियाल जानता था कि आज उसने रीमा को अपनी आवाज़ के जादू से सुकून दे दिया है। वो इसी पल का फ़ायदा उठाकर रीमा को एक किस करते हुए बोला, रीमा, आई लव यू। रीमा मुस्कुराई जैसे वो इस इंतज़ार में थी। वो जानबूझकर, अच्छा कैसे? रीमा की आवाज़ अब भी निडाल सी थी। आज तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया। मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि तुम्हें प्यार कर सकूं। दानियाल ने कहा, एक खामोशी। लेकिन मैं अगर कहूँ मैं किसी और को चाहती हूँ तो? रीमा ने कहा, तो मैं कहूँगा कि इसको तुम्हारी कदर नहीं, वरना मैं तुम्हारे इतने करीब आ गया और इसको मालूम ना चला। क्या वाकई तुम्हारी लाइफ में कोई और है? इसने जवाब के बाद सवाल कर दिया। रीमा कुछ देर बाद फिर बोली, पता नहीं, खैर ये बताओ, तुमने मुझे देखा भी नहीं, फिर ये प्यार व्यार कैसे हो गया? क्यों? नहीं जानता ऐसा कैसे और क्यों हुआ, लेकिन रीमा मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। और हाँ, अब देखना भी चाहता हूँ कि जिसके इतना पास हूँ वो कैसा है। दानियाल होंठ को दांत में बींच कर जवाब का इंतजार करने लगा। रीमा कुछ देर कहीं खोसेगी, फिर बोली, दानियाल, तुम वाकई बहुत अच्छे हो और ये सच है। इतने कम वक्त में मैं तुम पर एतबार करने लगी हूँ। ये हकीकत है कितना मैं आज तक किसी के करीब नहीं आई। लेकिन यार तस्वीर। वो खामोश होगी इससे पहले कि दानियाल मायूस होकर दिलासा देता। रीमा बोली, ओके ठीक है, तो मुझे देख सकते हो, रुको। दानियाल इसकी बात सुनकर सीधा हो गया और शिद्दत से तस्वीर का इंतजार करने लगा। कुछ वक्त में रीमा ने अपनी एक तस्वीर भेजी। दानियाल एक पल को हैरान रह गया कि इतनी खूबसूरत लड़की। वो खामोशी से तस्वीर को बड़ा करके देखने लगा, फिर इसके हुस्न की तारीफ करने लगा जो वाकई तारीफ के काबिल थी। उसे अभी तक यकीन न था कि इतनी हसीन लड़की से वो बात कर रहा है। इसके जिस्म में एक शैतानी सी लहर सी दौड़ने लगी और वो दिल में कहने लगा कि अब तो इसके जिस्म को जरूर पीना पड़ेगा। असल रीमा का चचाजाद कज़न था। उम्र में वो काशिफ के बराबर था। सफ़ेद रंग का, डार्क ब्राउन, क्लीन शेव और जिस्म ताकतवर की वजह से वो काफ़ी हैंडसम और अंग्रेज़ दिखता था। वो भी दुबई रहता था, लेकिन काशिफ और ये अलग रहते थे। वो पाकिस्तान 3 साल से नहीं आया था। हालांकि असद काशिफ का साला भी था और अभी जब काशिफ की शादी इसकी सगी बहन फौजे से हुई तब इसने छुट्टी ना मिलने का बहाना बनाया पाकिस्तान आया। बचपन में रीमा और असद की काफ़ी दोस्ती थी। वैसे भी दोनों जानते थे कि इनके घर वालों ने इनकी शादी आपस में ही करनी है, तो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जैसे जैसे दोनों बड़े होते कि रीमा तो बेपनाह मोहब्बत करने लगी, लेकिन असद के दिल से रीमा की मोहब्बत कम होती गई। इसकी एक वजह ये भी थी कि वो असद को वो कुछ करने का मौका नहीं देती थी जो वो शादी से पहले चाहता था, और इसी वजह से वो और लड़कियों में इंटरेस्ट रखने लगा। दुबई आ जाने के बाद शुरू में तो इनकी बातें होती थी, लेकिन फिर असद दुबई की खूबसूरती में खोसा गया और रीमा को और इग्नोर करने लगा। लेकिन जब जब भी असद अकेला महसूस करता, इसका दिल करता वो रीमा को मैसेज कॉल करता। रीमा हमेशा जवाब देती जैसे वो इंतजार में हो। असद को इतना यकीन था कि वो चाहे जितना रीमा से दूर रहे, रीमा किसी और की नहीं होगी। इसका प्लान भी यही था कि अभी मजे लेकर इधर उधर से फिर शादी भी कर लेगा। किरण नोट करने लगी कि रीमा अब हर वक्त खासकर आधी आधी रात तक दानियाल से बात करने लगी। पहले रीमा असद के ऑनलाइन होने ना होने का इंतजार करती थी, लेकिन अब वो दानियाल के साथ खुद को मसरूफ रखने लगी थी। इधर दानियाल अब हर दूसरी तीसरी रात रीमा को कॉल पर रोमांस करके इसको सुकून देने लगा था। वो तब तक सुकून ना लेता जब तक वो अंदर से भीग भीग कर थक ना जाती, और इसी वजह से रीमा को सुबह गुस्ल करना पड़ता। किरण वैसे तो गहरी नींद सोती थी, लेकिन एक रात ये कॉल पर जब रोमांस कर रहे थे तो किरण की आंख खुल गई और वो रीमा के सिसकने की आवाज़ को गौर से सुनने लगी। बस करो यार, बस करो, मैं थक गई हूँ। वो रीमा के पास हुए कंबल हटा दिया और पूछा कि रीमा क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है? ये कहते हुए लाइट ऑन कर दिया। उसने रीमा को ऊपर से नीचे तक देखने लगी जो पसीने में शरबू थी। रीमा जल्दी से खुद के जिस्म को समेटा, कॉल कट किया और गुस्से से किरण की तरफ देखकर बोली, क्या बदतमीजी है, तुम सोई नहीं? ये कहते हुए वो उठी और दानियाल को वेट का मैसेज किया और एक नज़र किरण को देखते हुए एक लंबी सांस ली और बोली, उठ गई हो तो चाय बनाओ। ये कहकर वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। किरण अभी तक हैरानगी से उसकी हुलिया और हालत को पीछे से देख रही थी, फिर किचन में गई और चाय बनाने लगी।
एक कप चाय का रीमा को बढ़ाते हुए वो भी इसके बेड पर बैठ गई और रीमा के बोलने का इंतजार करने लगी, जो खुद दानियाल से मैसेज पर बात करती। फिर दानियाल को बाय कहा और मोबाइल साइड पर रखकर मुस्कुराते हुए बोली, जी मैडम, तुम कब उठी थी? और साथ में चाय का कप होंठों से लगाकर सिप लेने लगी। जवाबन किरण ने सवाल कर दिया कि मैं कब और क्यों उठी ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हें क्या हो गया यार? तो क्यों तुम इस घटिया इंसान से बात करते हो जो तुम्हारी इज्जत को मजरूह कर रहा है? इसने बिस्तर की तरफ नजरों से इशारा किया। किरण कुछ देर खामोश रही और फिर से बोली, तुम जानती हो कि तुम्हारी शादी असद भाई से होनी है, बल्कि हो चुकी होती। अगर उनको छुट्टी मिली होती, तुम खुद भी तो असद भाई से प्यार करती हो ना। फिर रुकी और फिर बोली, मैं असद भाई को बताती हूँ, वो खुद तुम्हें समझाएंगे। वो रीमा से मोबाइल लेने का इशारा करते हुए बोली। रीमा ने चाय का कप खत्म किया, सुकून से बेड को टेक लगा के किरण को देखते हुए बोली, उठाओ, करो मैसेज और देखो कितने अरसे के बाद वो सीन करेगा। फिर एक उनसे इसने गर्दन को झटका दिया। एक खामोशी के बाद बोली, यार मैंने कुछ गलत नहीं किया। दानियल अच्छा लड़का, बल्कि असद से ज्यादा अच्छा है। असद को मेरी फिक्र नहीं, तुम जानती हो आखिरी बार उसने खुद मुझे कॉल कब की? हाँ ठीक है, हम दोनों शुरू से एक साथ रहे, लेकिन यार जितना मैं उसे चाहती हूँ, मुझे उसके अंदर इतना चाह नजर नहीं आती। वो जब पाकिस्तान में था तब भी जब उसका दिल चाहता वो बात करता, और जब मैं चाहती तब वो चुप होगी। एक पल के बाद फिर बोली, मुझे कभी कभी लगता है जैसे वो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं। और अब मैं उसको उसको कॉल करूं या मैसेज तो बस सीन कर लेना या इग्नोर कर लेना, और जवाब जब दिल करे बस सहारे के लिए इतना कि कह देना कि हमने वैसे भी शादी करनी है, तो अभी क्या करेंगे बात करके? तो यार तुम बताओ, मैं अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर करूं? रीमा की आंखों में आंसू थे। वो किरण से नजर हटाकर आंसू छुपाने लगी और फिर बोली, तुम्हें क्या लगता है दानियल मुझे क्यों अच्छा लगने लगा है? मैं इससे क्यों बात करती हूँ? क्या मुझे ये सब चाहिए? वो बिस्तर की सिलवटों की तरफ इशारा करते हुए बोली, यार वो मुझे वक़्त देता है, मुझे सुनता है, मेरा ख्याल रखता है। कोई ऐसा पल नहीं है जब मैंने कहा और इसने बहाना ना की हो। क्या वो मसरूफ नहीं हो सकता? उसे मेरी फ़िक्र होती है, और हर लड़की यही चाहती है कि उसे चाहने वाला और फ़िक्र करने वाला मर्द मिले। तुमने असद को बताना है तो बता दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी दानियल अपने पेरेंट्स से मेरी बहुत जल्द बात करेगा। वो खामोश हो गई और किरण ने एक लंबा सांस लिया और कुछ सोचने लगी। फिर बोली, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए संजीदा है और उसके घर वाले मान जाएंगे? और यहाँ अम्मी अब्बू? रीमा कुछ सोचती रही और फिर बोली, यार दानियल मेरा दोस्त बन चुका है, वो हर बात शेयर करता है, एतबार करता है, इस वजह से वो मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अगर इसके घर वाले या हमारे घर वाले ना माने तो छोड़ दूंगी, और असद के लिए भी इसे छोड़ दूंगी, बल्कि ऐसा कदम ही ना उठाती अगर वो मुझे जरा समझ सकता। फिर माहौल को जरा बदलते हुए इसने किरण को आंख मारी और फिर से बोली, वैसे तुमने मेरा आज का मजा खराब कर दिया। और शरारती मुस्कुराहट से हंसने लगी। किरण मुस्कुराती हुई उठी और बोली, पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा लड़की, मैं तो सोने लगी हूँ। किरण ने लाइट को बंद किया और बिस्तर में जाकर सो गई। रीमा दिल ही दिल में इस बात से शर्मिंदा थी कि दानियल से बात करते करते किस हद तक पहुंच गई। आज अपनी छोटी बहन की नजरों में गिर गई। उसे अचानक खुद से घिन आने लगी। वो कुछ देर सोचने लगी भी इसने मोबाइल उठाया, दानियल का मैसेज किया, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। ये कहकर उसने दानियल को व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह से ब्लॉक कर दिया और नंबर को भी ब्लॉक में डाल दिया। और कुछ पल रोककर मन हल्का किया और असद को कॉल की, लेकिन असद ने अटेंड ना किया। उसने मैसेंजर पर टेक्स्ट किया, आई मिस यू और आई लव यू सो मच। फिर मोबाइल रखकर सो गए। दानियल का जब रीमा का मैसेज आया कि किरण जाग गई है और अब सुबह बात करेगी, तो वो कुछ देर सोशल मीडिया पर टाइम पास करने के बाद सो गया। सुबह को अक्सर रीमा कॉल करके जगाती थी, लेकिन आज जब दानियल उठा, कोई कॉल मैसेज ना था। उसने व्हाट्सएप देखा तो डीबी शो नहीं हो रही थी। उसे अचानक एक शौक लगा कि ये क्या। इसने फौरन से कॉल की, लेकिन कॉल ना मिले से अंदाजा हो गया कि रीमा ने ब्लॉक कर दिया है। दानियल के पास दो मोबाइल थे, लेकिन उसने रीमा को सिर्फ एक नंबर दिया था। पहले तो वो कुछ देर इंतजार करता रहा, फिर अपने दूसरे नंबर से कॉल मिला दी। कुछ देर बेल जाती रही, फिर कॉल अटेंड होगी। हेलो, रीमा ने कहा। एक पल खामोशी के बाद, टाइम पास करना था तो बता देती, मुझसे अच्छा टाइम पास और कौन कर सकता है? दानियल रुका और फिर बोला, आवाज भी पहचान ली या वो भी एक रात में बुला दी? दानियल, मैं तुमसे अब कोई बात नहीं कर सकती, प्लीज मुझे कॉल ना करना, रीमा ने कहा। तो दानियल फौरन बोला, रीमा जान यार ऐसा क्या हुआ है? मुझसे कोई गलती हुई है? मैं यहाँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम नहीं, हमारी शादी नहीं हो सकती और ना ही मैं ऐसा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, गलती मेरी है और सजा तुम खुद को क्यों दो? ऐसा करता मैं खुद को खत्म कर देता हूँ। आज पहली सुबह है जिसमें तुम्हारी कॉल नहीं है और ये आखिरी सुबह होगी। क्या मतलब? कुछ देर तक पता चल जाएगा। और ये नंबर मेरा नहीं है, ना इस पर कॉल करना। ये कहकर कॉल कट कर दी और इस नंबर को बंद कर दिया। रीमा हेलो करती लेकिन कॉल कट हो चुकी थी। इससे डर लगने लगा कहीं वाकई दानियल उसके प्यार में कुछ करना जाए। वो पहले भी कहता था कि यार अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कुछ ही देर में रीमा ने सिर्फ व्हाट्सएप से अनब्लॉक कर दिया, टेक्स्ट कर दिया कि अनब्लॉक कर दिया, लेकिन फ्री होकर बात करूंगी। वो इसे सोच में थी कि आस्ता आस्ता अब इससे दूर हो जाएगी, लेकिन दानियल ने जब देखा कि रीमा ने अनब्लॉक करके टेक्स्ट कर दिया है, तो अब इसने ठान ली कि इससे पहले कि ये दोबारा दूर हो, किसी तरह डेढ़ लगाए और इससे जान छुड़ाए। रात में जब दानियल ने कॉल का कहा तो पहले रीमा ने मना कर दिया। जैसे मैसेज के दौरान वो असद को
को कॉल और मैसेज करने लगी। असद ने कॉल कट कर दिया और मैसेज किया कि वो दिन में बात करेगा, अभी थोड़ा मसरूफ़ है। असद के मैसेज से वो उदास हो गई और फिर खुद ही दानियाल को कॉल का बोल दिया। दानियाल पहले ही इससे इंतज़ार में था, इसने कॉल मिला दी, लेकिन आज वो रीमा से सेक्सी या रोमांटिक बातें नहीं, बल्कि वो इसको साथ दिलाना चाहता था कि उस दुनिया में सिर्फ इसी के लिए ही नहीं बातों के जाल पर असद के ठीक से रिस्पॉन्स ना देने पर रीमा दोबारा से दानियाल से बातें करने लगी। वो दानियाल को असद से जब कंपेयर करती तो दानियाल असद से बहुत बेहतर होता। अब दानियाल सिर्फ रीमा की केयर करने लगा, रोमांटिक बातें छोड़ दी। एक बार बातों ही बातों में रीमा ने कहा कि मुझसे इतना बात क्यों करते हो। दानियाल कुछ पल खामोशी के बाद बोला, बातें नहीं, प्यार करता हूँ और बहुत करता हूँ, और सच सुनो तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो अब तक बात भी कर चुका होता अगर इस दिन तुमने मुझसे ऐसे खामोश ना किया होता। ठीक है, मैं जब कहूँगी तब तुम पेरेंट्स से बात करना। रीमा ने दानियाल की बात पर एतबार करते हुए बोला। और वो वाकई अब दानियाल से शादी करने का सोचने लगी। दानियाल को इतना तो पता चल गया था कि रीमा अब इस पे एतबार करने लगी। इसने मौका अच्छा समझा और कुछ दिनों बाद ही बातों बातों में बोला, रीमा मैं लाहौर आ रहा हूँ। क्यों? यार तुम्हें तो पता है कि अब्बू का कितना बड़ा बिजनेस नेटवर्क है, बस उन्होंने कहा है, और वैसे भी मैं लाहौर आता जाता रहता हूँ। लाहौर किस जगह और कब आना है? 2 दिन तक अपनी ही गाड़ी पर आऊंगा, गुलबर्ग की तरफ आना है। ये कहकर एक पल को खामोश हो गया, फिर बोला, घबराओ नहीं रीमा, मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा, और वैसे भी जानता हूँ कितना एतबार अभी तुम्हें मुझ पर नहीं करती। वो तंजिया लहजे में बोला, बस बताए इसलिए क्या आदत सी है हर बात तुम्हें बताने की। रीमा इतने वक्त से बात करने की वजह से वो एतबार करने के साथ दिल में एक चाहत रखने लगी थी। दानियाल के साथ बात करते से दिन का एहसास नहीं होता था। दूसरा, दानियाल का हर बात शेयर करना, मशा लेना अच्छा लगता था। इसे ऐसे लगने लगा जैसे दानियाल इसके साथ हो। रीमा दानियाल की बात सुनकर पहले खामोश हुई और फिर बोली, बात एतबार की नहीं, लेकिन मैं आज तक किसी लड़के से मिलना तो दूर की बात सोचा भी नहीं है। मैं जानती हूँ तुम इतने बुरे नहीं हो, ना ही मेरे साथ कुछ बुरा करोगे। लेकिन यार, वो फिर से खामोश होगी। दानियाल, नहीं, लेकिन क्या? दानियाल ने सिगरेट का कश लेते लेते रुक गया और संजीदगी से बोला, रीमा कभी ना कभी तो हमें जानने के लिए मिलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मिले, लेकिन सोचने में हर्ज तो नहीं, और अगर वाकई हमें रिश्ता बनाना है तो शायद आमने सामने हो जाने में कोई मसला नहीं है। वो कानों में हैंड फ्री दी, मोबाइल पर असद के ऑनलाइन होते ही मैसेज को सीन तक ना करने का मजा देख रही थी। फिर खामोशी को तोड़ते हुए बोली, ठीक है, अगर मुनासिब लगा और मौका मिला बना तो मैं देखूंगी, लेकिन एक वादा करो कि हम में कुछ गलत नहीं होगा और मुझे टच तक नहीं करोगे, बल्कि हम पब्लिक प्लेस पर कहीं मिलेंगे, पर वेट जगह नहीं, प्राइवेट जगह नहीं। वादा करता हूँ, बल्कि कसम खाता हूँ कि कुछ नहीं करूंगा, और हाँ, जहाँ तुम कहोगी वहीं मिल लेंगे, जो कहोगी वही होगा, तुम्हें इनकार थोड़ी करना है। वो एक तमाद देती हुई मुस्कुराहट से बोला। कुछ देर बात करते रहे, फिर रीमा को नींद आ गई और सोने का कहकर कॉल कट कर दी। दानियाल ने हाथ से यस का इशारा किया और शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर लाया। वो आज अपने प्लान की कामयाबी के करीब पहुंच गया था। रीमा ने दानियाल को मिलने का कह तो दिया, लेकिन अब सोचने लगी कि क्या ये ठीक है, क्या इसे ऐसा करना चाहिए। इसका दिल अभी से तेज धड़क रहा था। फिर इसने किरण से बात करने का इरादा किया, क्योंकि वो जानती थी कि बगैर किरण के वो बाहर अकेली नहीं जा सकती। किरण ने रीमा की बात सुनते ही नाराजगी का इजहार किया, ये सब गलत है और वो इस मामले में इसका साथ बिल्कुल नहीं देगी। लेकिन रीमा ने इस बात का इत्मीनान दिलाया कि वो कुछ गलत नहीं होने देगी। वो सिर्फ एक बार आमने सामने मिलना चाहती है, और इस बात का रीमा को खुद पर भी यकीन था कि इसके इसके पास सिर्फ आज का दिन था किरण को मनाने के लिए, क्योंकि सुबह दानियाल नहीं आना था। खैर, आखिरकार किरण ने हार मान ली और बोली, ठीक है भाई, ठीक है जो तुम कहोगी, लेकिन मैं साथ नहीं जा रही, जो बाकी जो कहो। रीमा आईने के सामने खुद के बालों में कंघा करते हुए बोली, बस घर से हम साथ चलेंगे, आगे तुम अपनी फ्रेंड के घर चली जाना और मैं दानियाल से मिल लूंगी। मैं जैसे वहां से फ्री होंगी तुम्हारी दोस्त के नंबर पर टेक्स्ट कर दूंगी, फिर साथ आ जाएंगे। बस किरण को अच्छा ना लग रहा था कि ऐसे अपने दोस्त के घर जाना, लेकिन रीमा की खातिर अपने दोस्त से कहा कि अगर तुम कल फ्री हो तो मैं तुमसे मिलने घर आ जाऊं, जिस पर उसकी दोस्त मान गई। वैसे भी किरण के दोस्त अक्सर उसे अपने घर आने का कहते थे, लेकिन किरण एक आधे बार गई थी। शाम में जब रीमा ने दानियाल को कंफर्म कर दिया कि वह आएगी, तो दानियाल ने फौरन से अपने दोस्त के पास पहुंच गया, जिसका मेडिकल स्टोर था। इसे वहां पर कुछ प्राइवेट चीजें और मेडिसिन लेनी थी। वो उसे लेता हुआ दानियाल ने दोस्त को बताया कि नई लड़की है और आसानी से नीचे नहीं आएगी, इसलिए कोई ऐसी गोली दे जो बेहोश भी ना करे और सब कुछ करने से मना भी ना कर सके। इसका दोस्त समझ गया। इसने 2 मुख्तलिफ इंजेक्शन को एक सिरिंज में डाला और थोड़ी सी ज़ाया करके 3 ml तक का इंजेक्शन बनाकर ऊपर को ऊपर कवर लगा दिया। दानियाल से बोला, ये ले ऐश कर, इसे जूस में मिलाकर पिला देना या पानी में भी, बस पानी में इसका असर कम होता हो, वरना 1 घंटा लड़की होश खो देगी। और सुन, वो इशारे से बोला, वीडियो जरूर बना लेना, मैं इंतजार करूंगा। इसका दोस्त जानता था कि लड़की की वीडियो जरूर बना लेता है। दानियाल ने कहका लगाया और अपनी चीज़ों की तरफ इशारा किया और इसे पैसे थमा कर चल दिया। अगली सुबह प्लान के मुताबिक दानिया ने अपनी होंडा सिविक कार निकाली। आज वो ब्लैक ड्रेस, ब्लैक खड़ी आंखों पर
ब्लू ग्लासेस, कलाई में ओरिजिनल रोलेक्स की घड़ी पहने डैशिंग लग रहा था। इसने 2 3 4 बॉक्स प्राइवेट चीज़ों के निकाले और फ्रंट बॉक्स में रखा और 2 को अपने वॉलेट में रख दिया। इसका प्लान ये था कि वो शो करेगा कि अगर रीमा बुरा मान गई तो इंजेक्शन का इस्तेमाल करेगा, वरना ऐसे ही। लोर से अभी कुछ ही दूर था कि दानियाल ने कानों में ब्लूटूथ लगाई, रीमा को कॉल मिला दी, जो कुछ देर बाद अटेंड हुई। जी तो मैडम कहाँ मसरूफ़ हैं? मैं अभी वॉशरूम से बाहर आई, नहा रही थी, इसलिए देर से अटेंड की कॉल। लॉन्ग टॉवल में खुद को समेटते हुए बोली, अच्छा आपने कौन सा कलर का ड्रेस पहना है? वो अलमारी में अपने ड्रेस को देखते हुए बोली, ब्लैक सूट। लेकिन क्यों? मैं वो मुस्कुराते हुए पूछा, हमारी पहली मुलाकात है तो सोचा थोड़ा कलर कंट्रास्ट तो होना चाहिए। वो अलमारी से ब्लैक शॉर्ट बॉडी शर्ट और वाइट ट्राउजर निकालते हुए बोले, तुमने क्या पहना है? मैंने ये सरप्राइज है, देख लेना, वीडियो कॉल करें। उफ बस कर दो, आ रही हो ना, देख लेना। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अब कॉल कट रही हूँ, जब यहाँ से निकलूंगी तो बता दूंगी, आप फिर पिक कर लेना। ओके करने के बाद रीमा ने कॉल कट कर दी, ड्रेस पहनने लगी। रीमा ने ब्लैक ड्रेस के साथ ब्लैक ब्रा पहनी है, वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन से नेल पेंट किए और वो इसमें बहुत प्यारी लग रही थी। फिर इसने गले से शर्ट को शोल्डर तक खींचा और एक साइड पोज के साथ ब्रा स्ट्रेप की तस्वीर बनाई और खुद से कहने लगी, मैं जानती हूँ दानियाल तुम आज खुद पर कंट्रोल करोगी और इस कंट्रोल का गिफ्ट वापस आकर दूंगी। इस तस्वीर को बेचकर रीमा की आंखें बड़ी बड़ी सी थी। आज उसने पेंसिल से इनको कैट आइज की हल्की सी शेप दी, फिर स्मॉल साइज के ब्लैक इयरिंग्स लगाए और होठों पर रेडिश ब्राउन लिपस्टिक लगा दी। वो किसी एक्टर से कम ना लग रही थी। किरण भी तैयार हो गई थी। कुछ देर रीमा को देखा और बोला, आज तो अल्लाह खैर ही करे, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। रीमा ने मामा को बता दिया था कि वो किरण के साथ एक फ्रेंड की तरफ जा रही है। इसकी मामा जानती थी कि रीमा की फ्रेंड्स काफ़ी हैं और वो भी आती रहती हैं, इसलिए मना ना किया। और वैसे भी एक तो रीमा बाया पहनती थी और नकाब करती थी और दूसरा अकेली ना थी। घर से निकलने से पहले रीमा ने दानियाल को कॉल की। वो लाहौर दाखिल हो चुका था। रीमा को लोकेशन व्हाट्सएप करने को कहा था ताकि मैप रूट के जरिए पहुंच सके। लोकेशन सेंड करने के बाद रीमा को अचानक से असद से कॉन्टैक्ट का याद आया कि कहीं दानियाल से मिलने के दौरान इसका मैसेज या कॉल ना आ जाए। अमूमन ऐसा होना मुश्किल था, फिर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसने पहले ब्लॉक का सोचा, लेकिन भाई या किसी और की कॉल ना आ जाए, इसलिए इसने नंबर को बंद करने का इरादा किया। इसने किरण को भी कह दिया कि वो नंबर कुछ देर के लिए बंद कर देगी। किरण की दोस्त का घर इनके घर से 1-2 स्ट्रीट के फासले पर था। किरण इसको फ्रेंड के घर छोड़ने के बाद वो दानियाल का इंतजार करने लगी। लोकेशन मिलती है, दानियाल ने कार को मैप पर डाल दिया और जल्दी ही लोकेशन पर पहुंच गया। दानियाल ने दूर से ही रीमा को देख लिया और कार को उसके करीब जाकर रोक दिया। फ्रंट डोर ओपन किया, रीमा कार में बैठ गई। लाइट म्यूजिक में नुसरत फतेह अली खान की गजल लगी हुई थी और पूरी गाड़ी धीमी खुशबू से महक रही। दानियाल ने एक नजर रीमा की खूबसूरत आंखों में देखा और एक स्माइल दी। जनाब, जब दानियाल हकीकत में मुस्कुराता है, इसके लेफ्ट साइड पर डिम्पल पड़ता है। उसने गियर लगाया और साइड के एरियाज की तरफ जाने लगा। प्रॉपर्टी लिंक्स की वजह से उसे लाहौर के वीरान और कंस्ट्रक्शन एरियाज की काफी इन्फो थी। रीमा मुसलसल से देख रही थी। लाइट शेव, खड़े पीछे किए हुए बाल, ब्लू ग्लासेस, इसे इमरान हाशमी से कम न लगा। दानियाल जानता था कि रीमा मुसलसल से देख रही है। वो रीमा को बिना देखे बोला, कत्ल करने का इरादा है इन खूबसूरत आंखों से? रीमा अब तक नकाब में थी। इसे उसने अपनी नज़रों को जमाते हुए शरारती मुस्कुराहट से बोली, आंखें खराब हैं जो मुझसे छुपा रहे हो? दानियाल ने ग्लासेस उतारे और एक नज़र रीमा की नज़रों से मिलाकर सामने देखने लगा। दानियाल की शौक आंखें देखते हुए बोली, आंखें तो तुम्हारी प्यारी हैं। दानिया राइट साइड मिरर में देखकर मुस्कुराया तो डिम्पल दोबारा बना जो रीमा के बिल्कुल सामने था। वो इसके डिम्पल को देखकर मुस्कुराने लगी। अचानक उसे मोबाइल का याद आया। इसे फौरन से मोबाइल पर से निकाला और बंद कर दिया। दानियाल ने एक नज़र देखा तो वजह पूछी, क्या हुआ, क्यों बंद कर रही है? जिस पर रीमा ने कहा कि भाई की कॉल किसी भी टाइम आ सकती है। दानियाल स्लो स्पीड से गाड़ी चलाता रहा और साथ में गुफ्तगू करता रहा। इनको आधा घंटा तकरीबन होने वाला था। वो ऐसे गुफ्तगू कर रहे थे कि फिर से दानियाल बोला, क्या मेरी आंखें इतनी बुरी हैं जो तुम्हारे चेहरे का दीदार नहीं कर सकती? वो बनावटी स्माइल के साथ बोला, ठहरो, थोड़ा सांस तो लेने दो। जान, हाँ जान ले लो, जान ही ले लो। वो लफ्ज़ सांस को जानबूझकर जान बनाकर तंग करते हुए बोला। रीमा फौरन से बोली, जान नहीं, सांस। बहरे भी हो क्या? दोनों मुस्कुराने लगी। रीमा को दानियाल से बातें करके सुकून सा मिलने लगा। पहले जो डर था घर से निकलते वक्त था, बिल्कुल ना था। उसे दानियाल ऐसे लगा जैसे वो इससे से पहले मिल चुकी है। ये सोचते हुए उसने नकाब और बाया उतार दिया और पीछे सीट पर फेंक कर खुद को सेट करने लगी। एक सुनसान जगह पहुंचकर दानियाल ने गाड़ी रोक दी और हैंड ब्रेक लगाकर रीमा को देने लगा। वो रोशन बल्ब की तरह चमक रही थी। वो वाकई बहुत प्यारी थी। उस दानियाल ने अपनी नजरें उसकी आंखों से आस्ता सा नीचे की तरफ उतारता कि खूबसूरत होंठों के बाद उसके बालों को महसूस करने लगा। वो इसके लंबे बालों को देखने लगा जिसकी कमर पर घेरे डाले हुए थे। इसकी जिस्म में करंट की लहर से दौड़ गई। फिर एक आह भरी और सीधा होकर बैठ के रीमा ने अचानक उसे यूं सीधा होते देखा तो पूछा, क्या हुआ? उसे लगा कि शायद उसे पसंद नहीं है। दानियाल ने कहा, इतना हुस्न एक साथ देखना मेरे बस में। कहा, उसने सिगरेट निकाली और होंठों से लगा दी। रीमा को दानियाल की स्मोकिंग का अंदाज पसंद था। वो अक्सर कॉल्स पर इसके लंबे कश की आवाज़ से पुरसुकून हो जाती है। वो अनजान बनते हुए लेटर्स को अपनी जेब में देखने लगा।
फिर रीमा से कहा कि देखो बॉक्स में तो नहीं पड़ा। वो असल में अब अपने प्लान की तरफ आना चाहता था। रीमा ने बॉक्स ओपन किया तो सामने लेटर पड़ा था और साथ ही उसकी नज़र कॉन्डम पर पड़ी। वो फौरन संजीदा होकर दानियाल की तरफ देखने लगी और फिर बोली, दानियाल ये क्या है? दानियाल ने जान बनते हुए बोला, क्या? रीमा डैशबोर्ड से एक टिश्यू लिया और कंडम को उठाकर दानियाल को दिखाने लगी। दानियाल एक पल खामोश रहा और फिर बोला, रीमा मैं नहीं जानता ये कब के हैं। हाँ मैं बुरा हूँ, लेकिन अगर तुमसे ऐसा करना होता तो मैं इनको वहाँ क्यों रखता? और क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं? वो संजीदा अंदाज में बोला, मैं तो तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पा रहा कि तुम्हें कहीं बुरा ना लगे। और तुम? वो संजीदगी की एक्टिंग करके होंठों से सिगरेट लगाकर लाइटर से सुलगा कर कश लेने लगा। रीमा कुछ पल खामोश थी। उसे लगा जैसे दानियाल ठीक कह रहा। वो अपनी ही सोच रही थी, बल्कि अभी तक दानियाल ने उसे टच तक ना किया था। इसने फ्रंट डोर विंडो का बटन प्रेस किया और दोनों कॉन्डम्स को टिश्यू के साथ फेंक दिया। दानियाल देखा और सिगरेट को खत्म किया। गाड़ी स्टार्ट करके आबादी की तरफ ले ली। वो दोनों अब खामोश थे। कुछ देर बाद वो मेन रोड पर आ गए। दानियाल अब इंजेक्शन को इस्तेमाल करने का सोच रहा था। वो समझ गया था कि ऐसे हाथ नहीं आएगी। सामने एक पंप के टॉक शॉप की तरफ गाड़ी लेकर गया। गाड़ी रोका। वो रीमा को देखने लगा जो अब तक खामोश थी। क्या लोगी? और यार ऐसे खामोश क्यों हो? या ऐसे बस खामोश रहना है? ओके मैं खुद से सब कुछ ले आता हूँ, जो दिल करे ले लेना, फिर घर चलते हैं। वो डोर ओपन करके उतरने लगा। रीमा बोली, सॉरी। दानियाल अचानक रहनुमा वापस बैठ गया और बोला, क्यों? रीमा सर झुकाए फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बस ऐसे ही तुम पर शक किया। दानियाल उसकी आंखों में देने लगा जिसमें उसे खुद के लिए बेइंतहा प्यार नजर आए। रीमा फिर से बोली, अच्छा अब मेरे लिए लेज पानी बस लेते आइएगा, भूख भी लग रही है। दानियाल कुछ देर रीमा की झुकी हल्की सी नम आंखों को दिखता रहा, फिर गहरे ख्यालों के साथ गाड़ी से उतरा और टॉक शॉप में चला गया। एक बड़ा पैकेट लेज और 2 जूस के लिए और टॉक शॉप से दूसरी साइड पर चला गया और जल्दी से इंजेक्शन जूस में इंजेक्ट करने लगा। लेकिन आज पहली बार इसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसका दिल नहीं मार रहा था। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि रीमा बहुत मासूम और उसके साथ बहुत बुरा करने लगा है। वो तो बहुत प्यार करती है, एतबार करती है, और यह सोचने लगा कि ऐसी लड़की उसे कभी नहीं मिलेगी। आखिरकार इसने फैसला कर लिया कि वो आज अपनी प्यास बुझाएगा। और वो खुद से कहने लगा, फिर कौन लाहौर आए, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलना है, और मुझे कौन सा से शादी करनी हो। फिर फौरन से इंजेक्शन को जूस में इंजेक्ट किया और गाड़ी की तरफ आया और फेक मुस्कुराहट से रीमा का जूस दिया। सेंटर में लेज ओपन करके रख दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रीमा ने बेतकल्फाना अंदाज में 1-2 लेज लिया और फिर जूस को पीने लगी। उससे पहले ही काफ़ी प्यास लगी थी। जूस के ख़त्म करने से पहले ही इसके जिस्म एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी। इससे पहले वो संभल उसे चक्कर आने लगे। फ़ौरन से दानियाल को कहा कि मुझे घर छोड़ दो, कुछ हो रहा है। दानियाल खामोशी से गाड़ी दौड़ाता हुआ दोबारा सुनसान जगह ले आया। रीमा गुनगुनाहट की हालत में, इसका माइंड कुछ कुछ चल रहा था, लेकिन वो हिम्मत ना कर पा रही थी। इंजेक्शन की वजह से उसके जिस्म में अजीब सी बेचैनी होने लगी। दानियाल ने हैंड ब्रेक लगाई, गाड़ी से उतरा और रीमा को एक नज़र देखा और इसे अंदाजा हो गया था इंजेक्शन ने अपना काम कर दिया है। वो रीमा को उतारकर पिछली सीट पर लेकर जाकर लटाने लगा। उसने इसके पीछे पड़े बाइक को बैक सीट के पीछे रखा और वहां से कुशन उठाकर इसके सर के नीचे रख दिया और इसके जिस्म को देखने लगा। वो मौके को जाया किए बगैर रीमा के ऊपर आने लगा और इसके चेहरों से बाल हटाकर अपने होंठों को इसके होंठों से मिलाने लगा। वो इसके होंठों को पीने के साथ इसकी शर्ट को ऊपर करने लगा। शर्ट को ऊपर करने के बाद वो इसके ब्लैक ब्रा को देखते हुए खुद से बोला, क्या कमाल की मैचिंग की है। फिर इसको खोल कर पीने लगा। रीमा को महसूस हो रहा था कि दानिया इसकी शर्ट को ऊपर करके इसके जिस्म को बेलबास कर रहा है, लेकिन वो इसके जिस्म में रोकने की ताकत ना थी। रीमा बस जबान से टूटे हुए लफ्जों में इतना कह पा रही थी कि दानियाल नहीं करो प्लीज, खुदा का वास्ता मुझे घर छोड़ दो, प्लीज जाने दो। दानियाल ने मोबाइल निकाला और इस खूबसूरत बेलबास इसके जिस्म को से लुत्फानंदोज होते वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। आखिरकार दानियाल ने अपने और रीमा के नीचे वाले हिस्से को बेलबास करके वीडियो बनाने लगा। फिर इस पर झुकने लगा और अपने जिस्म को रीमा के जिस्म से मिलाने लगा। रीमा को अंदाजा हो रहा था कि दानियाल उसकी आसपास ही है और इसके बंद को खोलने लगा है, लेकिन वो रोकने की हालत में ना थी। इसका जिस्म कांप रहा था। अचानक एक ज़रब से इसकी चीख निकली। इसे खुद में किसी और को दाखिल होने का अंदाजा हो गया था। इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो दर से कराने लगी। इसके मुंह से सिसकनी और आहें बढ़ने की आवाज़ें निकलने लगी। दानियाल इसकी सिसकी आवाज़ को सुनकर इसकी कान की लू को काटते हुए सरगोशी में बोला, रीमा बस इसी आवाज़ को तो तरस रहा था। अब वो इस पर मुकम्मल वजन डाल चुका था। वो उसे एक जंगली भेड़िए की तरह नोचने लगा और वो इसे इस पर मुसलसल ज़रबों की बरसात करता रहा। दानियाल ये जान गया था कि वो पहला मर्द है जो इसकी ज़िंदगी में आया है। दानियाल अब काफ़ी थक चुका था और दोनों कॉन्डम्स का इस्तेमाल कर चुका था। वो गाड़ी के बाहर आया और सिगरेट पीने लगा और रीमा के ठीक होने का इंतजार करने लगा। रीमा का जिस्म टूट चुका था। वो जैसे जैसे होश में आ रही थी, वो दर्द की शिद्दत का एहसास कर रही थी। वो अपने आप को बेलबास महसूस करने के साथ टांगों में गीलापन और अंदरूनी दर्द का शदीद एहसास करने लगी। वो जल्दी से उठी और खुद को देखने लगी। खून के छींटे और को देखकर वो रोने चलाने लगी और फिर जल्दी से बेलबास जिस्म को छुपाने लगी। फिर शर्ट को
ठीक करने और ट्राउजर पहनने लगी। दानियल उसकी चीखों की आवाज़ सुन रहा था और खामोशी से इग्नोर किए सिगरेट खत्म करने के लिए कश लगाता रहा। फिर अचानक आकर ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। रीमा बाया में मुंह छुपाए रो रही थी कि दानियल थोड़ा सख्त लहजे में बोला, रीमा ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना चला रही हो यार, तुमसे प्यार करता हूँ और बस हो गया और ये होना ही था। रीमा एकदम भड़क उठी, बकवास बंद करो। रीमा ने बहक कर नजारा देखा लेकिन वहाँ कोई ना था। वीरान जगह थी, इसका सर अभी भी भारी था। वो चलाई, खुदा का वास्ता मुझे घर छोड़ दो, मुझे अभी और नोचना है, मुझे अभी और नोचना है। वो आंखें बंद की अपने जिस्म की तरफ इशारा करते हुए चलाई और चीं चीं कर रोने लगी लेकिन वहाँ कोई ना था। वो दानियाल का चेहरा तक ना देख पा रही थी। दानियाल खामोश होकर गाड़ी को उस रूट की तरफ ले दिया जहाँ से रीमा को उठाया था। जैसे ही गाड़ी जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, रीमा अबाया पहनने लगी और दोबारा दुपट्टे से निकाब लगाने लगी। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और किरण की दोस्त को मैसेज किया, किरण से कहो कि घर आ जाए, मैं घर आ रही हूँ। ये कहकर उसने दोबारा नंबर बंद कर दिया। ब्लड अभी भी इसकी रगों से आस्ता आस्ता बह के इसके सफ़ेद ट्राउजर पर लग रहा था। दानियाल व्यू मिरर से रीमा की हालत को देखकर अब थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था। इसे एहसास हो रहा था कि आज इसने गलत किया है, लेकिन वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। उस जगह पहुंचकर दानियाल ने गाड़ी स्लो करने के बाद रोक दी और पूछा कि आगे किस तरफ जाना है, लेकिन रीमा बिना कुछ कहे उतरी और डोर को बंद करने से पहले रोती हुई आवाज़ में बोली कि दानियाल, मैं तुम पर एतबार करके आई थी, लेकिन आज जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी और अब मेरा खुदा तुमसे इसका हिसाब लेगा। वो ज़ोर से डोर को बंद करके चल दी। दानियाल को इसकी बात दिल पर लगी। वो ऐसे फौरन से रोकना और मनाना चाह रहा था, उससे गलती हुई, लेकिन वो अब जा चुकी थी। दानियाल ने गाड़ी को लॉक किया और पीछे जाने लगा। जैसे रीमा घर में दाखिल हुई, दानियाल देखता रहा। फिर दानियाल मुड़कर वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। एक शॉप से गोल्ड ली वो और पी कर लंबे लंबे कश लेने लगा और गाड़ी में बैठ गया। पीछे सीट की तरफ देखा और बोला, मैंने इसके साथ गलत किया यार, शिट। आप फिर मूड को बदलने की उसने मोबाइल निकला और रीमा की तस्वीर देखी और आप भरकर बोला, इतनी जो खूबसूरत लड़की को कैसे ना काम डालता यार, और वो इतना अच्छी तो होती तो आती ही क्यों। वो मुतमिन होकर मुस्कुराया। फिर से नुसरत अली खान की गजल लगी और रीमा को कॉल करने लगा, लेकिन नंबर अभी भी बंद था। फिर अपने दोनों मोबाइल और वॉलेट को साइड वाली साइड सीट पर रखकर इसने रेस बढ़ा दी। वो रीमा को सोच रहा था और एक हाथ से अपने काम पर फख्र कर रहा था। फिर रीमा को सोचते हुए इसने रीमा के साथ बनाई हुई सेक्सी वीडियो चलाकर देखने लगा। कमाल यार, क्या साइज है, क्या चीज़ थी, मजा आ गया। वो वीडियो में खोसा गया था। अचानक इसकी नज़र सामने कुत्ते पर पड़ी। इसने फुल जोर से ब्रेक पर पाँव रखा, लेकिन स्टीयरिंग अनबैलेंस होकर गाड़ी कलाबाजी खाती हुई दूसरी साइड पर जा गिरी। एक तेज रफ्तार ट्रक से जा टकराई। दानियाल का सर चकरा रहा था, वो हिल नहीं पा रहा था। गाड़ी का फ्रंट अंदर की तरफ धंस गया, जिसकी वजह से दानियाल की टांगें ना हिल पा रही थी। गाड़ी में हर तरफ धुआं था। वहां से गुजरते मुसाफिरों का रश लगा। लोगों ने कोशिश करके फ्रंट डोर खोला, सीट बेल्ट को खोलने लगा। गाड़ी का धुआं काफी बढ़ने लगा। लोगों ने दानियाल को जोर से खींच कर गाड़ी से अलग किया। उसके जिस्म से खून जगह जगह से निकल रहा था, खासकर टांगे खून में लिदी हुई थी। एयर बैग और सीट बेल्ट की वजह से इसके सिर्फ चेहरे और सर पर हल्की सी चोट आई थी। जैसे ही दानियाल को गाड़ी से अलग किया, गाड़ी में आग भड़क उठी थी, जिसमें इसका वॉलेट और दोनों मोबाइल भी मौजूद थे। रीमा खुद को कंट्रोल करते हुए घर दाखिल हो और रूम में आ गई, जहाँ किरण पहले से इंतजार कर थी। किरण ने जैसे मैसेज देखा था, घर आ गई तो मम्मा से कहा कि रीमा मार्केट से होकर आ रही है। रीमा वगैरह बाया उतारे बिस्तर पर उल्टी लेट गई और तकिए में मुंह दिए रोने लगी। किरण ने कोई वजह फिलहाल पूछा। मुनासिर ने समझा, बस इतना जानती थी कि कुछ बहुत गलत हुआ है। रीमा फूट फूट कर रो रही थी। किरण मम्मा को देखने लगी, वो कहीं रूम में ना आ जाए। वैसे वो इस वक्त किचन में थी और भाभी भी अपने मेके गई हुई थी कुछ दिन से। कुछ देर होने के बाद उठी और बाया उतारा और वॉशरूम में चली गई। खुशी को खून बहने लगा, इसे जगह जगह दर्द हो रहा था। जब उसने खुद को वॉशरूम के मिरर में देखा तो इसकी गर्दन और बार बार काटने के निशान थे। गुस्सा करने के बाद उसने सफेद ट्राउजर को एक नजर देखा, इस पर खून के हल्के से निशान थे। वो सादा शलवार कमीज पहने बाहर आ गई। किरण जो अब तक खामोशी से देख रही थी, पूछ ही लिया, क्या हुआ है। रीमा ने जवाब दिया, क्या होना था, इसको जो चाहिए था वो ले गया और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। क्या ले गया, क्या मिल गया मतलब, किरण ने पूछा। इसने मेरे साथ जबरदस्ती की, वो मेरा जिस्म लेने आया था जो वो ले गया। किरण ने आस्ता आवाज में पूछने लगी, और तुम्हें क्या मिला। सबक नसीहत के आइंदा दबाव ना करो किसी पर। वो खामोश हो गई और फिर बोली, लेकिन यार अब मेरे पास कुछ है ही नहीं जिस पर मैं गरूर कर सकूं। वो फिर खामोशी हुई, एक आंसू बहा और दांतों में होंठ बीचते दोबारा बोली, मैं इसमें यहाँ किसी में इतना दम नहीं था कि तुम्हारी बहन को हासिल कर सके, इसलिए इसने मुझे बेहोश किया। वो किरण की तरफ देखकर बोलती कि किरण खुद इसकी बात सुनकर हैरान थी और पूछने लगी कि वो बेहोश कैसे हुई। रीमा मोबाइल को फिलहाल ऑन ही नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अब दानियाल से रब्ता रखे या उसके कॉल्स मैसेज देखे। से खुद से नफरत हो रही थी। अब इसने इरादा कर लिया था कि अब वो अकाउंट और ताल्लुक खत्म कर दीजिए जो दानियाल से वाबस्ता था। गाड़ी का फ्यूल टैंक फटने से आग भड़क उठी थी। आग लगने से दानियाल का वॉलेट और दोनों मोबाइल
के साथ उसकी गाड़ी भी काफ़ी हद तक जल गई थी। मोटर पुलिस भी पहुंच गई थी। डैमेज कार को अपनी कस्टडी में लिया और दानियाल को चेक करने लगे। दानियाल का खून काफ़ी ज़ाया हो चुका था और बेहोश था। इसके पास कोई मोबाइल वॉलेट कुछ ना था कि इसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जाए। कुछ देर में पुलिस और रेस्क्यू वाले भी पहुंच गए और ऐसे लाहौर के सरकारी अस्पताल में ले गए। दानियाल की हालत काफ़ी सीरियस हो रही थी। पुलिस के कहने पर ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। दानियाल की एक टांग एक बाजू फ्रैक्चर होने की वजह से उसे मसाने पर गहरी चोट आई थी और इस चोट की वजह से मसाने में ब्लड जमा था जो नफ्स से बह रहा था। इस मसाने के लिए एक यूरोलॉजिस्ट को बुलाया गया और उसको अंदाज़ा हो गया था कि मसाने की रगों के साथ इसकी काफ़ी रगें डैमेज हो चुकी हैं। दानियाल का ऑपरेशन हुए 5 घंटे हो चुके थे। उसे आसा-सा होश रहा था। नर्स ने इसे तसल्ली देते हुए कहा कि घबराएं नहीं, लेटे रहें, आप ठीक हैं, और एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। दानियाल जो ज़िंदगी हालत में हिलने की कोशिश करता है, इंजेक्शन लगने के बाद दोबारा से बेहोश हो गया था। मगरिब की अज़ान होने लगी थी। आज काफ़ी दिनों के बाद रीमा ने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगी। वो तौबा करने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास था। वो रो-रो कर अल्लाह से माफ़ी माँगने लगी और साथ दानियाल के बुरे अंजाम की बददुआ करने लगी। उसने अभी तक मोबाइल ऑफ किए हुई थी। रात सोते वक़्त सारा मंज़र उसके सामने आ रहा था। अचानक वो उठकर बैठ गई। उसे कुछ याद करके खुद से बोली, उससे कॉन्डोम मैंने खुद फेंके थे गाड़ी से, फिर उसने दोबारा यूज़ किए थे या नहीं, कहीं मैं प्रेग्नेंट, ये सोच के उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अब कैसे करूँ, या करूँ? वो परेशान होने लगी। उसे अब फिर से डर लगने लगा था दानियाल की वजह से प्रेग्नेंट ना हो जाए। वो अब सोचने लगी। रीमा ने मोबाइल ऑन किया और सीधा दानियाल को कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद था। उसने मैसेजेस भी चेक किया लेकिन बंद था। अब उसे गुस्सा आने लगा और वो उठी, उसे गुस्से को अपने लंबे बालों पर निकाल दिया और उनको ऊपर तक कट कर दिए। दानियाल को जब दोबारा होश आने लगा और वो अब इतने होश में था कि बोल पा रहा था, उसने पानी मांगा। नर्स ने पानी पिलाया। डॉक्टर को बुलाने चली गई। दानियाल अपनी हालत देखने लगा। वो बस एक जब्बे में था, बगैर शलवार के। इसने देखा नर्स पर एक भारी पट्टी है और एक पेशाब की ट्यूब लगी और इसका एक कंधा और एक टांग पूरी रात से ऊपर तक प्लास्टर में है। दूसरी टांग पर भी बैंडेज की हुई थी। दूसरे हाथ में एक ड्रिप लगी हुई थी। उसे सर पर हल्की पट्टी का एहसास हुआ। वो बस दुआ कर रहा था कि कोई ज्यादा मसला ना हो। इतने में एक पुलिस वाला डॉक्टर रूम में आए। डॉक्टर मुआयना करने लगा और साथ पूछने लगा, बेटा कैसी तबीयत है, ज़रा अपने बारे में बताओ। दानियाल अपने बारे में बताया कि वो कौन है और कहाँ से है। फिर नर्स को देखते हुए बोला, मेरा मोबाइल का है, मुझे डैड को कॉल करनी है। वो अब काफ़ी परेशान था। तब पुलिस वाले ने मजीद कहा कि आपकी जीप से कुछ नहीं मिला, आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। अब आप अपने अब्बू का नाम और नंबर बताएं ताकि उनको आगाह कर सकें। डॉक्टर्स के जाने के बाद दानियाल नर्स को देखने लगा जो खुद बहुत हसीन थी। वो खुद से कहने लगा, क्या किस्मत है यार मेरी, माशाल्लाह हर तरफ हुस्न ही हुस्न में रह जाते वक्त इसी से दोस्ती तो कर ही लूँगा। फिर वो नर्स से मुखातिब हुआ, आईना है? नर्स बोली, सॉरी आईना क्यों, चेहरा देखना है, कोई खराश तो नहीं आई? नर्स ने नहीं का जवाब दिया और ड्रिप उतार कर वहाँ मौजूद दूसरे मरीज के पास चली गई। दानियाल के अब्बू को इत्तला मिलती है। अस्पताल पहुंचे, उसे हालत में देखकर बहुत परेशान हुए। फिर इससे मिलने के बाद डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने इनको अपनी बेटी की रिपोर्ट और हालत तफसील से बताते हुए कहा कि सांस की वजह से इनके मसाने पर शदीद चोट आई, जिसकी वजह से वो अब शादी करने के काबिल नहीं रही। ये खबर सुनकर इसके अब्बू के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने इसका हाल जानना चाहा कि कोई हाल है। वो इस इलाज के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि नफ्स की रगें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, अब इसका कहीं कोई हल नहीं है। 4 दिन बाद जब अस्पताल से डिस्चार्ज होने लगे तो दानियाल को अंदाज़ा हुआ कि वो पेशाब की नाली अब तक नहीं हटाएगी। तब उसे अपनी रिपोर्ट्स की हकीकत का पता चला। वो वहीं अस्पताल में चला कर रोने लगा। उसके माँ बाप ने उसे तसल्ली दी, लेकिन वो छोटे बच्चे की तरह रोता रहा। उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो लुट चुका है, उसे किए की सज़ा मिल चुकी है। वो शर्मिंदगी की वजह से नज़र तक न उठा पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक जिंदा लाश है। वो अभी मरना चाह रहा था, क्योंकि वो अब जानता था कि अब मरने से भी बदतर ज़िंदगी होने वाली है। इसके दिमाग में रीमा की आखिरी बात याद आ रही थी। वो जान गया था कि इसको किए की सज़ा मिल गई है। रीमा 2 दिन तक दानियाल का नंबर मिलाती रही, लेकिन इसका नंबर बंद था। इसे अंदाज़ा हो गया था कि दानियाल जैसे लड़की मतलब निकाल लेने के बाद नंबर चेंज कर लेते हैं। वो जल्द कुछ करना चाहती थी। पीरियड्स को अभी 7-8 दिन पड़े थे, लेकिन वो इतना इंतज़ार भी नहीं करना चाहती थी। इसने अपनी एक दोस्त नूर से बात करने का सोचा। वो जानती थी कि नूर एक ओपन माइंडेड लड़की है जो स्मोकिंग ड्रंक के साथ-साथ अक्सर डेट वगैरह पर भी जाती है। वो ज़रूर इसका हल बताएगी। रीमा ने नूर को कॉल किया और बताया कि इसके कज़न ने इसके साथ सेक्स किया है, तो वो अपनी प्रेगनेंसी चेक करना चाहती है, तो क्या वो उसे स्ट्रिप लेकर दे सकती है। नूर पहले तो इस बात से काफ़ी हैरान हुई, वैसे कैसे करवा सकती है, क्योंकि अव्वल तो वो ऐसी ही नहीं, और दूसरा स्टार्ट से असद का जिक्र करती थी और नूर ये भी जानती थी कि असद फिलहाल बाहर है। खैर इसने तफसील रीमा से मिलकर पूछने का सोचा और जवाब दिया कि वो खुद तो कभी स्ट्रिप लेने नहीं गई, बल्कि उमैर इसका बॉयफ्रेंड ने लेकर देता है। मुझे ले दो कल ही प्लीज़। रीमा ने जल्दी से इसकी बात को टोकते हुए कहा, ओके ओके, मैं उमैर से कहती हूँ, फिर कल ही तुम्हारे पास ले आती हूँ, आऊँगी, फिर चेक कर लेना। नूर इस बात से हैरान थी। वैसे तो ये दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, लेकिन रीमा इससे इस बात से अक्सर चिढ़ती थी कि वो कैसे उमैर से मिले थी अकेले में शादी के बगैर। नूर ने जब उमैर को
स्टीव का कहा तो उसे वजह पूछी तो नूर ने बताया कि इसकी ज़रूरत मेरी एक ऐसी दोस्त को है जो सेक्स से भागती थी, वो आज मांग रही हो। मेरे के दिल में एक ख्वाहिश सी पैदा होने लगी, लेकिन उसने फिल वक्त तो कोई सवाल ना किया और कहने लगा ठीक है, कल फिर मिलते हैं, 2 स्ट्रिप दे दूंगा। दो क्यों? नूर ने पूछा। अब मिलने आओगी तो ऐसे तो नहीं जाने दूंगा ना। वो हंसा। उमर बस कर दो, मैं थक जाती हूँ। लेकिन आप नहीं, नूर ठहर कर बोली। फिर बोली करेंगे फिलहाल कल इससे हो लूँ, फिर देखते हैं। नूर स्ट्रिप लेकर रीमा के घर पहुंच की रीमा ने किरण को चाय बनाने का कहा। चाय देने के बाद किरण मम्मा के रूम में चली गई। नूर ने स्ट्रिप दी और स्ट्रिप के इस्तेमाल का तरीका बताया। रीमा कुछ देर के बाद वॉशरूम गई। उसके दिल की धड़कन तेज होती। कुछ पल के बाद इसने स्ट्रिप को देखा, वहाँ एक सुर्ख लकीर थी। इसने एक फूला हुआ सांस निकाला, नूर के साथ रिलैक्स होकर लेट गई। शुक्र बच गई, रीमा मुस्कुराते हुए बोली। नूर इसके गाल पर हाथ लगा रही थी। इसके गाल काफी नरम मुलायम थे। इसका दिल कर रहा था इसे जोर से चूम ले। इतने में रीमा उठकर बैठ गई। नूर ने मूड में होते हुए पूछा, किस खुश नसीब ने चूम लिया ऐसे खूबसूरत जिस्म को? इसके जिस्म पर नजर घुमा रही थी। रीमा ने कहा भरी और खामोश हो गई और वो कुछ नहीं बताना चाहती थी। फिर एक झूठी कहानी बना दी कि एक दूर का कजन आया हुआ था, वो घर में अकेली थी, उसने जबरदस्ती की। नूर मुस्कुराई और बोली ये कजन भी कितने अजीब होते हैं, मुफ्त में मजे ले लेते हैं। 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन दानियाल का नंबर अब तक बंद था। रीमा ऐसे तजस्सुस में मिला लेते कि बंद क्यों है। वो दिनों के बाद अचानक असद ने कॉल किया और कहा कि मेरी टिकट हो चुकी है, मैं 1 हफ्ते तक पाकिस्तान आ रहा हूँ, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। 6 माह की छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, वो वापस अपने दुबई ले जाऊंगा। वो अचानक असद की कॉल से हैरान रह गई। इसने अब अपनी सिम बदल लेने का इरादा किया। वो नहीं चाहती थी कि दानियाल अब कभी इसे रब्ता करे। वो असद के वापस आने पर अब इतना खुश ना थी, लेकिन इसे लगा शायद असद के सामने होने पर वो दानियाल और इस वाक़े को भूल सकेगी और शायद असद के साथ वैसे हो जाएगी जैसे वो पहले थी। असद के अब्बू ने असद के कहने पर रीमा के घर वालों से 3 माह की डेट दे दी थी। 2 दिन बाद रात के 2:30 बज रहे थे। रीमा के घर पर दस्तक के इत्तेफाक से रीमा के अब्बू घर पर ही थे। दरवाजा पे पहुंचे और पूछा कौन है, जवाब मिलने और आवाज पहचाने के बाद दरवाजा खोला तो सामने असद था। वो यूं अचानक असद को सामने देखकर आ रह गया। असद को सरप्राइज देने की भी आदत थी। उसने सबको 1 हफ्ते का कहा था, जबकि इसकी फ्लाइट दूसरे दिन की थी। वो वैसे तो रीमा से दूर रहता था और लड़कियों में लग रहा था, लेकिन उसे रीमा पर ट्रस्ट था और इस ट्रस्ट की वजह से उसे पसंद करता था। उसे पता था कि वो कहीं भी मुंह मार ले, उसे जैसी लड़की नहीं मिली। रीमा के अब्बू और अम्मी से मिलने के बाद इस असद रीमा के रूम में गया। रीमा रूम में एक 0 वॉट बल्ब जल रहा था। असद ने रूम की लाइट ऑन की और एक प्लास्टिक चीज लेकर रीमा के बेड के पास गया। रीमा पिंक कलर की नाइट ड्रेस में उल्टी सो रही थी। इसका चेहरा दूसरी तरफ था। इसका खूबसूरत जिस्म देखकर इसका दिल से छूने को कर रहा था, लेकिन वो रीमा की आदत से वाकिफ था। वो अभी इसको जगाने का सोच रहा था कि किरण जो असद की बैक साइड पर लेटी हुई थी, इसकी आंख खुल गई। इसने जब रीमा के बेड के करीब किसी को देखा चला उठी। भूत भूत, चोर चोर, मामा पापा। असद अचानक डर गया, मुड़कर किरण को देखने लगा जो आंखें बंद किए चला रही थी। रीमा के पापा मन के रूम के बाहर थे और आवाज सुनकर फौरन अंदर आ गए और बोले क्या मुसीबत है, देख नहीं सकती कि कौन है? तुम्हारे असद भाई हैं। असद ने वापस मुड़कर देखा तो रीमा उठकर बैठी हुई थी और घूर कर असद को देख रही थी। तुम कब आए? वो जल्दी से बात सेट करते हुए बोली। किरण ने सलाम किया और बोली सॉरी असद भाई, मैं डर गई थी क्यों मैं भूत जैसा लगता हूँ, हैंडसम नहीं हूँ मैं? फिर वो रीमा की तरफ देने लगा और बोला दिन में प्यारी लग रही थी। फिर किरण से बोलने लगा कि तुम मुझसे डर गई और इसके खौफनाक खराटों से नहीं डरती। इसकी बात बस आप हंसने लगे। रीमा शर्मिंदा होते हुए बोली तुमने कब खराटे मेरे सुन लिए? असद प्यार से बोला। अक्सर ख्यालों में। फिर असद रीमा की आंखों में देखने लगा। असद काफी हैंडसम लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों असद उसके सामने था, पर इसका दिल मुतमिन नहीं था। शादी की तैयारी का सिलसिला अगले कुछ ही दिनों में शुरू हो गया था। रीमा ने भी नंबर बदल लिया था, कहीं दानियाल अब राब्ता न करे। और वैसे भी वो शादी के बाद असद के हमरा बाहर जाने वाली थी। रीमा की भाभी को भी काशिफ ने इनके साथ आने को कह दिया था। दोस्तों रिश्तेदारों की दावत और मुलाकातों के बाद वो कुछ वक्त अपनी शॉपिंग और कुछ वक्त रीमा के घर देता। वैसे भी असद लोगों का घर भी इनके घर से कुछ ही फासले पर था। एक बार वो सुबह सवेरे नाश्ते के इरादे से रीमा के घर आया। रीमा को खुद नाश्ता बनाने का कहा, इसमें कोई शक न था। रीमा के हाथ में टेस्ट था, वो असद की पसंद को वैसे भी जानती थी। वो नाश्ते में मसरूफ हो गई थी और असद बाहर हाल में बैठ गया। किरण कमरों में झाड़ पोंछ करने के बाद सेन में झाड़ू लगाने लगी, जिसका रोज का मामूल था। वो रोज की तरह जो का झाड़ू दे रही थी। इसके गले में दुपट्टा ना था। वैसे भी उनके घर कम ही मर्द रहते थे, तो काम करते वक्त वो दुपट्टा कम इस्तेमाल करती थी। असद की नजर अचानक किरण की तरफ पड़ी। किरण ने नाइट शर्ट अभी तक पहनी हुई थी, जिसका बड़ा गला था, वो जो जैसे झुकी हुई थी। इसके बाहर साफ दिखाई दे रहे थे। असद बागौर इसका जायजा लेने लगा। उसे आज किरण की जवानी का अंदाजा हुआ। अचानक किरण की नजर असद पर पड़ी, जो इसे गौर से देख रहा था। पहले तो उसने ध्यान न दिया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि दुपट्टा उसके गले में नहीं, तो वो फौरन अंदर भी दुपट्टे से अपने सीने को ढांपा और दोबारा काम करने लगी। अब असद जानबूझकर उस पर नजर जमाए हुए था कि किरण कनखियों से बार बार देख रही थी। असद उसे बागौर देख रहा था। उसे शर्म सी आ रही थी। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। वो काम खत्म करके अंदर जाने लगी तो असद ने आस्ता आवाज से कहा कि पिंक कलर प्यारा है। किरण ने सुन लिया था। वो रूम में आ गई और बैठ गई। इसका जिस्म ठंडा पड़ गया। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वो दोबारा असद के सामने नहीं जाना चाहती थी।
असद के जिस्म में एक लहर से दौड़ गई थी। उसे अंदाजा ना था कि किरण की ऐसी जवानी का नाश्ते करने के बाद वो वहीं चाय पीने लगा, सबसे गपशप करने बैठ गया। वहाँ रीमा की भाभी किरण और रीमा की मामा थी। बातों ही बातों में असद ने सबके सामने रीमा से कहा कि किरण माशाल्लाह बड़ी होगी, मैंने आज इसे गौर से देखा। और किरण को देखने लगा। किरण शर्मसार सी होने लगी। इसने असद को एक नजर देखा जो हाथ में कप लिए उसे अभी भी गौर से देख रहा था, जिस पर रीमा ने फखरे अंदाज में जवाब दिया, आखिर बहन किसकी है। असद किरण के जिस्म को देखने के बाद इसके इर्द गिर्द रहने लगा। इसने सोच लिया था कि रीमा तो वैसे ही पड़ी, क्यों ना वो किरण के जिस्म का भी मजा लेता जाए। अब वो बस मौके की तलाश में था। एक बार इसने देखा कि रीमा अपने किसी कस्टमर का मेकअप करने में मसरूफ है। फिर इसने एक झलक किरण को देखा जो अपने रूम में सो रही। इसने यही मौका अच्छा समझा और उसके रूम में आशा से गया और किरण को देखने लगा। इसके जिस्म में आग से लगने लगी। वो जैसे ही किरण के बेड के करीब आया, किरण जाग गई। उसे महसूस हो गया कि इसके करीब है, कोई इसके करीब है, लेकिन इसने डर के मारे आंखें ना खोली। इसे अंदाजा हो गया था कि असर रूम में। असर ने आशा से किरण की गाल को चूम लिया और एक हाथ से इसकी कमर पर लगाता हुआ हिप पर ले गया और दबाने लगा। वो साथ साथ इसने किरण के हाथों को देखा जो जोर से मुट्ठी बंद की हुई थी। इसे अंदाजा हो गया था कि वो जाग रही है। किरण को जैसे जैसे वो छू रहा था, इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इसके जिस्म में अजीब सी फीलिंग्स आने लगी थी। वो अपनी कंट्रोल खो रही थी। असद इसके नरम जिस्म को दबाता रहा, फिर उठा और रूम से बाहर चला गया। वो नहीं चाहता था कि कोई आ जाए, लेकिन उसे अंदाजा हो चुका था कि किरण अब राजी है, इसे बस अब अकेले में मिलना है। सके जाने के बाद किरण ने देखा कि इसका जिस्म भीग चुका है। इसको डर लगने लगा कि वो क्यों ना रोक सकी। उसकी बहन का होने वाला शोहर है वो, और वो खुद इसे भाई समझती। इसकी आंखों में अब आंसू आने लगे थे। वो तकिए में मुंह देकर रोने लगी। इसने अब सोच लिया था कि वो अब हर वक्त रीमा या मामा के साथ रहेगी, और असद ने अगर अब कुछ किया तो सबको बता देगी। एक दिन रीमा ने असद को कॉल की कि वो आज मामा के साथ मार्केट जा रही है। उसकी अब ये आदत थी कि हर बात असद से पूछ कर करने लगी थी। इसकी ये आदत दानियाल ने डाल दी थी। असद ये बात सुनकर खुश है। कुछ वक्त के बाद वो रीमा के घर पहुंचा। दरवाजा असद की बहन फौजी ने खोला। इसने बताया कि रीमा नहीं है, तुम दूसरे रूम में बैठ जाओ। पानी वगैरह पीने के बाद इसने यही आराम करने का बहाना किया और फौजी अपने रूम में चली गई। असद कुछ पल के लिए उठा और किरण के रूम की तरफ बढ़ा। किरण बैठी अपने नोट्स बना रही थी और उसके रूम में आ गया। असद को ऐसे रूम में अपने रूम में देखकर वो उठने ही लगी थी कि असद ने फौरन से पकड़कर मुंह पर हाथ दिया और दीवार से लगा दिया। असद की बॉडी और ताकत के सामने वो कुछ न थी। वो हिल ना पा रही थी। असद ने एक हाथ बढ़ाकर दरवाजे को लॉक किया और दूसरे हाथ से इसके मुंह को पकड़ा रखा। लॉक लगाने के बाद वो इसे चूमने लगा। इसके बालों से किस कस के पकड़कर किरण को थोड़ा ऊपर उठाकर अपने होंठों से इसके होंठों को चूमने लगा और आंखें बड़ी करते हुए आस्ता आवाज लेकिन सख्त लहजे में बोला, चुप बस चुप। किरण अपने हाथों से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आखिर असद इसके जिस्म के साथ को देखने लगा। बहुत जल्द किरण थकने और कमजोर पड़ने लगी और ढीली होने लगी। इसने इसे उठाया और बेड पर लटाया और जिस्म को पीने लगा। आस्ता आस्ता उसके जिस्म को बेलबास करता गया। किरण अब अपनी आंखें बंद की मजम्मत कर रही थी, लेकिन अब वो चलाने की कोशिश नहीं कर रही थी। बेलबास करने के बाद असद इसको जोर से पकड़कर ऊपर का आने लगा। वो असद के भारी जिस्म को अपने ऊपर आता महसूस कर रही थी। असद ने अपने जिस्म को किरण के जिस्म से मिलाकर जोर दिया। किरण की एक चीख जोर से निकली। इसे अपने जिस्म के कट जाने का एहसास हो रहा था। वो रोने लगी और असद को उतारने की पूरी कोशिश करने लगी। वो इसे ना खून मार रही थी, काट रही थी, लेकिन असद को इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो मुसलसल मुसलसल वार पे वार कर रहा था। किरण अंदर से चला रही थी। कुछ वक्त के बाद किरण ढाल होगी और अपने जिस्म को ढीला कर दिया। दूसरी बार असद करने पर पहले से दोबारा दर्द हुआ, लेकिन इस बार इसने ज्यादा मुसलमान की। वो अब खुद असद को अंदर से कबूल करने लगी। वो असद को किस करने लगी। किरण के जिस्म में और आग लगी और जोर से अपने जिस्म को ऐसा दिलाने लगा कि अचानक किरण का जिस्म टूट कर बहने लगा और मुकम्मल ढाल होगी इसकी। असद उसकी गहराई में अपनी नक्श को उतारने और थक जाने के बाद इसके ऊपर से उतरकर कुछ पल साथ लेटा रहा और खड़ा होकर आईने में खुद को देखने लगा। इसकी चेस्ट पर जगह जगह किरण के नाखूनों के निशान थे। फिर मुड़कर किरण की हालत देखने लगा। बिस्तर पर खून के साथ इन दोनों की जवानी के सबूत जगह जगह थे। किरण का लिबास कमरे में अलग अलग बिखरा हुआ था। वो आप बेड की चादर को जोर से थामे हुए थी। फिर बोली, ये गलत किया आपने, आप तो रीमा से प्यार करते हैं, फिर मेरे साथ ये सब। वो बेडशीट में खुद को इकट्ठा करते हुए बोली। असद मुस्कुराने लगा और पैंट पहनने लगा और फिर बोली, असद आप वाकई रीमा से प्यार करते हो। हसन ने जब किरण के मुंह से सिर्फ हसन सुना तो वो फिर से मुस्कुरा दिया, जवाब दिया, नहीं, बस फैमिली की वजह से कर रहा हूँ। हसन ने इसके कपड़ों को उठाया और उसकी तरफ फेंका और बोला, कपड़े पहन लो। वो कपड़े पहनने लगी और साथ बोली, क्या ये प्यार था हम दोनों में हुआ। असद ने सुनकर खामोश हो गया। वो किरण के करीब बढ़ा और इसके होंठों को चूमा और आस्ता आवाज में बोला, अब तुम सिर्फ मेरी हो और यही प्यार है। फिर खुद रूम से बाहर निकलने लगा। जैसे वो रूम से बाहर निकला, सामने उसकी बहन फौजिया खड़ी थी जो गुस्से से लाल आंखें किए हुए से देख रही थी। फौजिया असद को पानी पिलाने के बाद रूम में आकर बैठ गई थी, टीवी देखने लगी। अचानक उन्हें किरण की चीख सुनाई दी और वो जल्दी से रूम की तरफ गई तो ऐसे लगा जैसे किसी ने अभी लॉक किया हो। फौजिया को एक खटका सा हुआ। वो फौरन इस रूम में गई जहां असद सोने लगा था, लेकिन वहां अब कोई ना था। फौजिया के दिल की
धड़कन तेज हो गई और समझ गई कि वो किरण के रूम के बाहर आकर गौर से सुनने लगी। वो किरण की मज़ामत और असद की दरिंदगी सुन रही थी। फौजी हैरान और परेशान थी कि अब करे तो क्या करे। वो बस अब असद के निकले कर जा गई थी। जैसे असद रूम से बाहर इसने इसे गुस्से से देखा और अपने रूम में आने का इशारा किया। असद फौजिया को देखकर डर गया। वो उम्र में फौजी से 2 साल बड़ा था, लेकिन जो उसने किया था इसकी वजह से अब शर्मसार था। रूम में आने के बाद फौजी रोने लगी और कहने लगी कि आप कैसे भाई हैं, ये आपने क्या कर दिया, आपको औरत की इज्जत का इतना ख्याल नहीं। अगर ये बात रीमा काशिफ या इसके घर वालों को पता चलेगी तो हमारी इज्जत क्या रहेगी, क्या वो मुझे इस घर में रहने देंगे। फौजी बोलते चलेगी। फौजी की बात असद को दिल पर लग रही थी। इसे एक पल को साहस होकर इसने गले किया। फिर कुछ पल खामोश होने के बाद इसने इस बात से मुतमिन किया कि किरण अब इसके साथ राजी है, वो कुछ नहीं बताएगी। कुछ वक्त के बाद असद ने फौजी को किरण के पास जाने का कहा और वो जाकर इसकी तबीयत पूछे। किरण गुस्से करने के बाद आई और अभी हुए वाक़ये के बारे में सोचने लगी। अचानक ये सब कैसे हुआ, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्या करे, उसके साथ अचानक इतना कुछ कैसे हो गया है। वो अभी सोच रही थी कि फौजी रूम में आ गई और किरण की तबीयत का पूछने लगी। फिर यकीन दिलाया कि वो घबराई नहीं, असद ने इसे सब बता दिया है, अब इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बातों से किरण को तसल्ली होने लगी और यूँ आगे असद अब फौजिया के रूम में किरण को बुलवा कर मिलने लगा। किरण अब जब भी रीमा को असद से बातें करता देखती है, इसके करीब देती है, उसे उलझन होती है। वो रीमा से अचानक चिढ़ने लगी और इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि असद रीमा से अब शादी करे। इसने ठान ली थी कि वो असद को किसी हालत में रीमा का ना होने देगी। अगली बार असद जब किरण से फौजिया के रूम में मिल रहा था, इसने असद को रीमा और दानियाल के बारे में सब बता दिया और ये भी कि दानियाल ने इसके साथ सेक्स किया। असद को किरण की बात सुनकर गुस्सा आया। अब वो इस बात को सुनकर हैरान रह गया कि रीमा तो इससे बेइंतहा प्यार करती थी, फिर ये सब कैसे हुआ हो गया। लेकिन किरण की बात सुनकर इसने जल्दी रीमा से इस बात को जानने का इरादा कर लिया, क्योंकि इसके दिल में था कि शायद किरण झूठ बोल रही है। रीमा दानियाल को भूल तो ना सकी, लेकिन असद के सामने होने की वजह से वो इसका अब तक ना सोचती। रीमा ने कई बार इस बात का इरादा किया कि वो असद को दानियाल के बारे में बता दे, लेकिन हर बार इस बात से डर जाती कि न जाने असद का क्या रिएक्शन होगा, कहीं उसे छोड़ ना दे। शादी को तकरीबन 2 हफ्ते रहते थे। असद ने रीमा को कॉल की और बातों ही बातों में पूछा, रीमा एक बात बताओ, झूठ ना बोलना, क्या तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और आया है। रीमा के दिल की धड़कन तेज सी हो गई। वो खामोशी से सोचने लगी। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। असद ने थोड़ा संजीदा और सख्त लहजे में पूछा। जी, आस्ता आवाज़ में बोली। फिर कहने लगी, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन डर था। कौन था और क्या तुम मिली भी थी। असद उसकी बात को पूरी होने से पहले ही पूछने लगा। रीमा ने सारी बात बताना शुरू कर दी, जो इसके साथ हुआ, जो असद पहले ही किरण से सुन चुका था। रीमा के बताने के दौरान ही असद गुस्से में आकर और उससे खामोश होने का कहा। फिर इसने कॉल कट करके रीमा को ब्लॉक कर दिया। रीमा का दिल घबरा रहा था। वो बार बार असद का नंबर मिला रही थी, मैसेज भी करी। इससे डर था कि कहीं असद अब रिश्ता ना तोड़ दे। इधर असद की नजरों में रीमा गिर गई और रीमा के बारे में अब बुरा सोचने लगा। उसे तो ये तो पता चल चुका था कि कोई रीमा के जिस्म को पी चुका था। आखिर असद ने फैसला कर लिया कि अब वो रीमा से कभी शादी नहीं करेगा। उसने सोच लिया था कि अब वो किसी और से शादी करेगा। उसने अपने घर वालों से बात की। असद के घर वाले अचानक उसकी इस बात को बचपना समझे और असद को समझाने लगे कि अब वो कैसे रीमा को इनकार करेंगे, जबकि शादी को चंद दिन रह गए। असद के अब्बू ने सख्ती से मना किया, वो अब रीमा के अलावा किसी का ना सोचे, वरना उससे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन असद ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जो इसी और को केले में मिल चुकी है, किसी और को केले में मिल चुकी है। असद के पास फिलहाल कोई हल ना था। उसे शाम असद जब फौजिया के नंबर पर किरण से बात करके किरण को सारा हाल दे रहा था, तो किरण ने मौका अच्छा समझा और बोल दिया, असद तुम मुझसे शादी कर लो, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। असद किरण की बात सुनकर खामोश हो गया और बात घुमा दी और फिर कॉल कट करके सोचने लगा कि वो किरण से प्यार तो नहीं करता, पर किरण में कोई कमी नहीं है इसकी जिंदगी में है भी। वो पहला शख्स आखिर से सोच लिया वो किरण से शादी करेगा, वो भी घर वालों को बताए बगैर, क्योंकि अब 8 दिन शादी को रह गए थे। वो जानता था कि अब इसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। असद ने एक प्लान बनाया। अगली शाम फौजिया को फोन करके किरण से बात की। इससे किरण से अब खुद पूछा कि क्या वो शादी करना चाहती है। किरण तो वैसे पहले ही तैयार थी, हाँ फौरन हाँ मिला दी। फिर असद ने किरण को अगली सुबह मिलने को कहा। फौजिया को असद के इस प्लान का पता ना था। वो समझती थी कि असद किरण से टाइम पास कर रहा है, शादी वो रीमा के साथ ही करेगा। अगली सुबह किरण मार्केट से कुछ लेने के बहाने घर से चली गई थी और असद के बताए हुए पते पर पहुंच गई, जहां असद पहले से एक निकाह ख्वान और 2 दोस्तों के हमरा था। कुछ देर के बाद निकाह ख्वान ने दोनों की रजामंदी जाने के बाद निकाह पढ़ा दिया। अब किरण असद के निकाह में थी। वो किरण को लिए अपने घर चला गया। किरण काफी डर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अब अगर वो कहीं इनकार करती है तो असद इसे नहीं मिलेगा और अब ये सब असद को हासिल करने के लिए जरूरी था। असद जब किरण को लेकर घर गया तो उसकी अब्बू अम्मी की इसकी बात सुनकर सकते में आ गए। उनको इस बात का जरा इल्म ना था कि असद इस हद तक चला जाएगा और अब उनको इस बात की फिक्र होने लगी कि इस घर में भी उनकी बेटी है। असद के अब्बू ने असद को जब खूब डांटा तो असद ने खुलकर रीमा से शादी ना करने की वजह बता दी, जिस पर इसके अब्बू खामोश हो गए और बोले कि पहले वो सब कुछ बताता तो ऐसे कदम उठाने की नौबत ना आती। फिर किरण को फिलहाल घर जाने का कहा और खामोश रहने का कहा। किसी को ना बताया किरण फौरन वापस घर पहुंच गई।
असद के अब्बू जो रीमा के अब्बू के सगे और लेकिन छोटे भाई थे ने रीमा के अब्बू को कॉल करके वापस घर आने का पूछा। रात के खाने के दौरान रीमा ने नोट किया कि आज असद के साथ साथ चची और चाचा भी इसे इग्नोर कर रहे हैं। खाने के बाद रीमा ने अब्बू ने और असद और के घर वालों को रूम में आने का कहा। रीमा को कुछ ठीक ना लग रहा था, इसका दिल बैठा जा रहा था। वो दिल ही दिल में दुआ करने लगी, या अल्लाह सब ठीक हो जाए, बस एक बार असद माफ कर दे, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। असद के अब्बू पहले तो हाल चाल पूछते रहे, फिर वो भाभी रीमा की माँ की तरफ मुखातिब हुए और बोले, भाभी ये दानियाल कौन है? रीमा की मामा को समझ नहीं आया और सवाल नजरों में पूछा कि कौन दानियाल? वो फिर बोली जिससे रीमा की दोस्ती थी। ये सुनकर रीमा की मामा की आंखें खुली रह गई, जबकि रीमा के अब्बू सख्त लहजे में बोले, आखिर अख्तर बात खुलकर करो, क्या बात है? असद के अब्बू जरा कर रुके, फिर बोले, सिर्फ इतना है कि असद अब रीमा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि आपकी बेटी का किसी दानियाल नामी लड़के के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। ये सब उसने खुद असद को बताया है। इतने में असद बोला, अंकल आप खुद रीमा से पूछ लें, सबूत के लिए मेरे पास उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग भी है जिसमें उसने ये सब बताया है। रीमा के अब्बू ने तेज धड़कते दिल के साथ सख्त लहजे में रीमा को आवाज दी। रीमा आवाज सुनते ही सहम गई, आज कुछ गड़बड़ है। वो किरण के साथ लिए मामा पापा के रूम में आई और मामा के साथ बैठ गई। रीमा के अब्बू ने झुकी नजरों के साथ पूछा, रीमा क्या तुम अपने बाप की इज्जत उछाल चुकी हो? रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रहम की नजरों से असद को देखने रहे। रीमा के अब्बू ने फिर पूछा कि तुम से कुछ पूछा है? रीमा ने आंखें बंद की और हाँ में सर हिला दी। रीमा की मामा ने जोरदार थप्पड़ रीमा को मारा, लेकिन इस थप्पड़ के दर्द का एहसास उस दर्द से बहुत कम था जो असद की वजह से उसके दिल में था। वो उठी और बाबा के कदमों में गिर पड़ी और बताया कि बाबा इस लड़के ने मुझे बेहोश कर दिया था। रोने लगी, इससे पहले और आखिरी गलती हुई, वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी जिससे इनकी इज्जत पर आ जाए, बस एक बार माफ कर दे। वो असद और चाचा से भी हाथ जोड़कर मिन्नतें और माफी मांगने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो वहां सब पत्थर के हो गए। अब वहां फौजे भी आ गई थी। वो खामोशी से सब सुनने लगी। कुछ वक्त के बाद रीमा के अब्बू ने रीमा को देखा, फिर खुद ही अख्तर से कहने लगे, अगर आपने रिश्ता खत्म करना है तो मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर आप लोग मेरी बेटी को एक मौका देते हो तो मैं इस बात की जमानत देता हूँ कि अब वो ऐसा नहीं करेगी। असद के अब्बू ने एक नजर असद को देखा और आस्था आवाज में बोले, भाईजान हम खुद रिश्ता खत्म करने नहीं आए और बाकी दिन ही कितने रह गए हैं। लेकिन वो खामोश हो गई। रीमा रिश्ता ना तोड़ने की बात सुनकर शुक्र अदा करने लगी। बस वो असद के कदमों में पड़ी रहेगी, सिर्फ ये बुरा वक्त आज टल जाए। रीमा के मामा बोले, लेकिन क्या भाई साहब, लेकिन ये कि अब असद रीमा से नहीं किरण से शादी करेगा? ये बात सुनकर रीमा का दिल फटने से लगा। वो हैरत से सबके चेहरों को देने लगी। खुद रीमा के अब्बू और मम्मा के साथ फौजिया भी सुनकर हैरत में पड़ गई। वो खुद नहीं जानती थी कि ऐसा भी होगा। रीमा के मम्मा किरण को देखते हुए बोली, खुदा का खौफ करें, वो भी बच्ची है और पढ़ रही है, हमने खुद इसकी शादी का फिलहाल नहीं सोचा। और आप? फिर रीमा ने के अब्बू बोले, अख्तर तुम्हारे बेटे ने रजामंदी से रीमा से शादी करनी है तो ठीक है, वरना रिश्ता यहीं खत्म कर दो। बस मैं किरण से निकाह कर चुका हूँ। असद जो कुछ देर से खामोश बैठा था बोल उठा, ये सुना था रीमा के साथ इसके मामा पापा के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। रीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। वो बस इतना चाह रही थी कि जमीन फट जाए और उसमें दफन हो जाए। फौजिया हैरतजदा थी, उसे असद की हरकत हैरान को लगी। उसे रीमा की हालत पर तरस आ रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि जैसे वो खुद भी इसकी जुर्मदार है। रीमा के अब्बू गुस्से में उठे और असद को जोर से एक थप्पड़ मारा। झिझोड़ कर बोला, क्या कहा तूने? वो खामोश रहा और कांपती आवाज में बोला, जी अंकल ये सच है, किरण से पूछ लें, किरण भी मुझे पसंद करती है और आप लोग मना ना करो इसलिए ये कदम उठाए। रीमा के अब्बू ने एक नजर किरण को देखा जो सर झुकाए जुर्म का इतराफ कर रही थी और खुद पीछे सोफे पर वापस बैठ के इनको समझ नहीं आ रही थी इनकी दोनों बेटियों ने आज कैसा दिन दिखा दिया उसे की इज्जत का जरा ख्याल ना आया। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रीमा की मम्मा खुद रोती आंखों के साथ आई और रीमा के अब्बू के आंसू साफ करने लगी। काफी देर गुजरने के बाद रीमा के अब्बू ने अख्तर की बात की हामी भरते हुए अपना फैसला सुना दिया। अब उसी दिन रीमा के बदले किरण की बारात जाएगी, लेकिन इसके बाद किरण या असद इनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। सबके जाने के बाद रीमा के अब्बू किरण और रीमा को अपने रूम में रोक लिया। कुछ देर खामोश के बाद बहते आंसू को साफ करते बोले, बेटियां जिस घर में होती हैं इस घर में रहमत होती है, क्योंकि वो माँ बाप का गुरूर होती है। मैं जब भी घर आता था तो सिर्फ तुम दोनों को देखता था तो थकन दूर हो जाती थी। बेटा घर ना हो कोई फिक्र नहीं पड़ता, लेकिन बेटी अगर एक पल को आंखों से ओझल हो जाए दिल बैठ जाता है। बेटा हम नहीं जानते कि हमारी परवरिश में कहाँ कमी रही, किस चीज की कमी रही जो तुम दोनों ने ऐसा गलत रास्ता अख्तियार किया। वो खामोश हो गए थे। दोनों के चेहरों को एक नजर देखने के बाद सख्त लहजे में बोले, जो करना था तुम दोनों ने कर दिया, आज के बाद मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखूंगा। अब जाओ अपने कमरों में और तुम किरण शादी की तैयारी करो। अब देखता हूँ कि कैसे इस घर में वापस कदम रखती हो। रीमा बस दिन जिंदा लाश की तरह वापस रूम में आई और बेड पर गिर पड़ी। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो आंखें बंद की अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाने लगी और न जाने कब उसकी आंख लग गई। किरण को अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। इसे एहसास हो रहा था कि इसने रीमा के साथ बहुत गलत किया है। इसे इन दोनों के दरमियान नहीं आना चाहिए था। वो सब ठीक करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो निकाह कर चुकी थी। फजर की नमाज के बाद रीमा
रोकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी और तौबा करने लगी। इतने में इसने देखा कि किरण इसके पाँव पकड़े हुए थी और माफ़ी मांग रही थी। रीमा ने इसे उठाया और अपने पास बैठाया और प्यार करते बोली, किरण ये सब नसीब की बात है, असल में नसीब में ना था, या शायद मैं असल के नसीब में ना थी। सच पूछो तो मुझे खुशी है वो इंसान मेरा नहीं हुआ जो मुझे पर एतबार ही नहीं कर सका। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, बस दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। 3 दिन के बाद किरण की शादी हो गई। सब मेहमान हैरान थे कि रीमा की शादी थी। बारात किरण की। लोग जानबूझकर रीमा से और इसके घर वालों से पूछते रहे, ताने देते रहे और कहानियां कसते रहे। कुछ दिनों में किरण का पासपोर्ट बन गया और वो तीनों, असद, किरण और फौजिया, बाहर चले गई। किरण को गए 6 माह हो गए थे। रीमा ज्यादातर अपने कमरे में रहने लगी। इसके अब्बू भी इससे ना बोलते थे। अब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी, जिससे इसके चेहरे पर नूर आने लगा। बाकी वक्त वो अपने पार्लर के सेटअप में देती। रीमा ने 1-2 बार दानियाल का नंबर मिलाने की कोशिश की ताकि इसे बता सके इसकी वजह से इसकी क्या हालत होगी, लेकिन इसका नंबर बंद था और तमाम सोशल अकाउंट से ऑफ था, जिसके बाद इसे अपने दिल को अल्लाह से जोड़ने का फैसला कर लिया। शादी टूटने की वजह से लोग सवाल करने लगे, इसी वजह से इसने तमाम कजन से रब्ता खत्म कर दिया। बस एक नूर थी जो कभी वक्त गुजारने या मेकअप करवाने आ जाती थी। रीमा के अब्बू ने रीमा की मम्मा से साफ कह दी कि कोई अच्छा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दे। लेकिन फिलहाल कोई अच्छा रिश्ता ना मिला। अब खानदान में और महल्ले में वही बुरी और बदकिस्मत लड़की समझने लगी। आज भी जब नूर आई तो रीमा जाए नमाज पर बैठी थी। नूर ने उमैर से वीडियो कॉल में रही स्मोकिंग करने लगी। रीमा जैसे इसके पास आ बैठी, इसने कॉल बंद कर दी और रीमा को देखने लगी। नूर इसके निखरे चेहरे को देखकर बोली, काफी प्यारी होती जा रही हो, क्या चक्कर है? इसने कहा, तुम्हें ही लगती हूँ, और ये तुम स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ देती? नूर ने लंबा कश लगाकर, पहले शौक था अब मजबूरी है। वैसे उमैर देखने में खूबसूरत था, लंबी हाइट, 6 पैक के साथ, फ्रेंच स्टाइल लंबे बाल जो हमेशा पोनी में बांध कर रखता था। लेकिन वो एक करप्ट लड़का था, 2 नंबर, शराब, चर्स, हीरोइन, मर्डर और आइस के नशे में मुलव्वस था और पुलिस में इश्तिहारी मुजरिम था। नूर रीमा से ऐसी बातों का जिक्र कर चुकी थी। रीमा नूर को उमैर से मिलने से मना करती थी। उमैर नूर से रीमा की तारीफें सुन सुन कर पक चुका था। तभी रीमा से मिलने का शौक पैदा होने लगा। एक दिन नूर उमैर के पास मौजूद बेलिबास थी। उमैर नूर को थाने में मसरूफ था। अचानक इसे रीमा का ख्याल है। वो मोबाइल उठाकर रीमा की तस्वीर देने लगा। इसके जोश में तेजी आ गई और वो नूर की गहराई तक उतर कर इसे दर्द देने जाने लगा। नूर ने चीखना शुरू कर दिया और मैंने मध्यम आवाज में नूर के कान की लू पर होंठ रख कर कहा, रीमा बस थोड़ा और। नूर ने रीमा का नाम सुन लिया था, लेकिन मदहोशी की वजह से उमैर को जोर से थामे हुई थी। एक तेज रफ्तार झटके के बाद वो साइड पर हो गया। नूर उमैर का इलेक्ट्रिक शीशा उठा के पीने लगी और शाह से बोली, रीमा अच्छा। उमैर मुस्कुराया, तुम हर वक्त रीमा का जिक्र करती हो, तभी मुंह से निकल गया, लेकिन वो हम जैसी नहीं है यार, वो बहुत शरीफ है। ये कि नूर किसी गहरी में सोच में चलेगी। फिर एक कश लेकर स्मोक उमैर के मुंह पर छोड़ कर कहने लगी, अब मेरे साथ चलो। उमैर के जिस्म में बिजली से दौड़ गई, इसका जिस्म अकड़ने लगा। नूर इसके बालों में उंगलियां फेर कर हाथ नीचे ले लाते हुए बोली, उन्होंने अगली मुलाकात में मंगनी करने की ख्वाहिश कर दी। रीमा को मुदस्सर में कोई खामी नजर नहीं आई थी। इसकी ख्वाहिश ये नहीं थी कि कोई हसीन लड़का इसकी ज़िंदगी में है, लेकिन वो चाहती थी जो भी हो इसकी ज़िंदगी में, और वो इसे वो अपना माज़ी ज़रूर बताए। यही सोचकर इसने मुदस्सर को मैसेज करके कॉल पर सब बताने का फैसला किया। हाल चाल पूछने के बाद इसने अपने माज़ी के बारे में बताने लगी। मुदस्सर खामोशी सुनता रहा। इसने अपनी जिस ज्यादती के बारे में भी बताया था। इसने कहा कि इसके माज़ी के बारे में कोई लेना देना नहीं, गलती सबसे होती रहती है। वैसे भी अब वो काफ़ी बदल चुकी है और अब वो इसकी इज्जत बनने जा रही है, तो अब इसका तमाम नहीं तोड़ेगी। रीमा को ये सुनकर बहुत खुश हुई। वो अब मुदस्सर को कॉल पे वक्त देने लगी। वो हर काम मुदस्सर से पूछ के करती। इसके रिश्ते के बाद इसके अब्बू इससे बात करने लगे, बाहर घूमने लगे। 2.5 महीने बाद रीमा की शादी तय हुई। रीमा नूर के साथ कहीं भी जाने से इनकार करती रही, जिसकी वजह से रीमा इसकी जिद बन गई। वो इसकी इज्जत लुटवा के ही रहेगी। उमैर ने इससे रीमा के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करने का कहा। एक दिन रीमा की मम्मा की तबीयत खराब होगी, इससे मार्केट से कुछ सामान लेने जाना था, तो इसने नूर को कॉल करके साथ जाने का कहा। नूर को ये मौका अच्छा लगा, इसने उमैर को आने का कहा और नूर अपनी गाड़ी लेकर आ गई। रीमा ने मुदस्सर को भी बता दिया शॉपिंग का। मुदस्सर को ये तसल्ली हुई कि रीमा अकेली नहीं है। शॉपिंग के बाद अचानक नूर ने कहा कि कुछ सामान लेना है एयरपोर्ट से, मम्मा का वो लेकर बस चलते हैं। रीमा ने सोचा अभी दोपहर 12 बजे का वक्त है, वो भी नूर जो अपने साथ लाई है, तो इसका काम भी करवा दे। तभी रीमा मान गई। नूर रोड पर गाड़ी दौड़ाने लगी। तभी तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी बंगले के बाहर थी। बंगले के बाहर 2 गार्ड से जो नौकर जो नूर को जानते थे। रीमा ने देखा कि गाड़ी बंगले में इंपोर्टेड गाड़ियां खड़ी थी। नूर ने रीमा से कहा, यार मैं झूठ बोला था, मेरे मुझसे नाराज था, मैं इसे मनाने आई। रीमा ने नूर के आगे हाथ जोड़े कि चलो यहाँ से। नूर ने इसे तसल्ली देते कहा कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये क्या कर वो गाड़ी से उतर गई। रीमा ने मोबाइल निकाल कर मुदस्सर को कॉल करने की कोशिश की, मगर सिग्नल ना होने की वजह से वो सर पकड़ कर बैठ के। इतने में उमैर नूर अंदर आई। उमैर को वो तस्वीर से ज्यादा खूबसूरत लगी। इसने कहा कि नूर की दोस्त हो। रीमा ने सर हिला दी। उमैर ने कहा, ऐसे गाड़ी में बैठी अच्छी नहीं लग रही, अंदर आ जा।
रीमा ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम बात करो। मैंने एक नज़र नूर को देखा और कहा, बड़ी ज़िद्दी है इसकी। ये टून सुनकर रीमा के होश उड़ गए। वो उसे घसीटकर हॉल में ले गए जहाँ हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था। 8-10 लड़के लड़कियां थे। ये जिस्म फरोशी का अड्डा था। रीमा ने संभल कर मुदस्सिर को कॉल करना चाहिए, पर उमैर ने मोबाइल छीन लिया। इसने कहा, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, बस तुम बैठकर तमाशा देखो, क्योंकि वो जानता था कि आइस के धुएं से इसे नशा आ जाएगा। नूर ने अपनी शर्ट के बटन को बराबर तक खोली और वहां मौजूद लड़के लड़कियों के साथ डांस करने लगी। रीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस आंखों से आंसू बहाते उमैर को देख रही थी। वो इसकी मिन्नत कर रही थी, जो कि चर्च के कश लगाता धुआं इस पर फेंक रहा था। कुछ देर बाद रीमा को चक्कर आने लगे और मैंने नूर को आस्था से आवाज दी और हाथ से ड्रिंक का इशारा किया। नूर ने रीमा को पानी के बहाने ड्रिंक पिला दी। रीमा को पानी कड़वा लगा, लेकिन नूर पिलाती रही और इसका दिमाग सुन्न हो गया। शराब पीने के बाद वो रीमा के साथ बैठ गई और चर्च के लंबे कश लगाती धुएं इस पर छोड़ने लगी। वो रीमा से लिपटी इसके होंठों को पीने लगी, क्योंकि वो इसके होंठ पीने की हसरत रखती थी। वो हाल में ही रीमा के ऊपर के हिस्से को नंगा करने लगी। मैंने इसे ऊपर के कमरे में लाने का इशारा किया। वो बुलाते ही नूर रीमा से बेलबास होकर लिपट गई, इसके नरम जिस्म की मजे लेने लगी। मैं सिर्फ जीन्स की पैंट पहने कमरे में नूर को देखने आया, कोई रीमा के जिस्म के मजे ले रही थी। मैं दीवार से लगा रीमा के जिस्म का एक एक हिस्सा देखने लगा। आखिरकार वो अपनी जीन्स का बटन खोलकर रीमा के ऊपर आ गया। मैंने नूर के होंठों को चूमा और फिर रीमा के जिस्म को चूमने लगा। रीमा अपनी मम्मा के सीने से लगी रोने लगी, अपनी बेगुनाही बताने लगी। इसकी मम्मा को इस पर यकीन था, वो ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं कर सकती। लेकिन इंस्पेक्टर ने इन्हें झूठी रिपोर्ट दिखा दी कि वो नशे और ड्रग्स में मुलविस है। इसके जिस्म में अभी निशानदेही हुई है। रीमा के पापा ने इंस्पेक्टर के आगे हाथ जोड़े कि वो अपनी बेटी को थाने में नहीं देख सकती। इंस्पेक्टर रीमा को छोड़ने पर राजी नहीं था, क्योंकि वो रीमा को बेलबास देख चुका था। इसकी नीयत रीमा के लिए खराब हो गई थी। इसने रीमा के घर वालों को भारी रकम लाने को कहा। इंस्पेक्टर ने कहा वो इन्हें 4-5 लाख दे, बाकी वो खुद संभालेगा। इसके पापा को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ से लाए। उन्होंने काशिफ को कॉल करके सब बताया। काशिफ ने सब कहानी सुनते ही इसका नया ड्रामा समझते हुए नफरत का इजहार किया। आखिर रीमा के पापा इसकी मम्मा के कहने पर घर से रीमा के जहेज के लिए सोना और पैसा इकट्ठा किया, लाने को कहा। सब कुछ पुलिस के हवाले करने के बाद वो घर लौटा। मुदस्सिर थाने में रीमा की रिपोर्ट पढ़ ली थी। रीमा के मामा ने इससे घर आने को कहा, लेकिन मुदस्सिर ने कहा कि रात हो गई, अभी फिर कभी आएगा। रीमा के पापा ने भी इसका चेहरा पढ़ते हुए कहा, ठीक है अभी जाओ। वो घर आए और रीमा के सर पर हाथ रखे बोले, बेटा जाने वाले को रोका नहीं जा सकता। वो समझ गए थे कि मुदस्सिर रीमा की जिंदगी से जा चुका है। वो भीगी आंखों से कमरे में आई। रीमा को अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। वो अपनी माँ से लिपट कर मौत की आरजू करने लगी। इसे अब समझ में आया कि खुदकुशी हराम क्यों है। वो 2 दिन बाद मुदस्सिर की माँ ने कॉल करके रिश्ता खत्म कर दिया। रीमा मुदस्सिर से बात करना चाहती थी। कॉल एंड होने के बाद रीमा ने कहा, शुक्रिया किस बात का। मुदस्सिर ने कहा, ये बताने के लिए कि कितना एतबार है मुझ पर। रीमा ने कहा, इस बार आजमाइश मेरी नहीं तुम्हारी भी ही थी, लेकिन बात इज्जत की थी। बाद में इन बच्चों का क्या होता, इनसे शादी कौन करता। मुदस्सिर ने कहा, अगर मैं तुम्हारी बीवी होती और बाद में ये सब होता तो। रीमा ने कहा, तो भी मैं अलग हो जाता। वो खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद कॉल कट कर दी। रीमा गहराई में खो गई। अभी वो बेगुनाह है और इसे समझने का पैमाना सिर्फ इतना है, बेगुनाह होते वो मुजरिम बन गई थी। इस वाक़े के बाद मोहल्ले वालों ने इनके घर आना छोड़ दिया था। रिश्ते करवाने वाली भी नहीं आती थी। रीमा के अब्बू घर बेचकर फैक्ट्री के करीब एक छोटा सा घर ले लिया था। घर के करीब एक दीनी दरसगाह थी, जहाँ कुरान पाक पढ़ाया जाता था और बयान के साथ कुरान पाक का तर्जमा भी पढ़ाया जाता था। रीमा अपने मामूल बना ले था, बयान सुनने का और कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ती थी। वो लड़की जिस कमरे में मेकअप का सामान होता था, डाइजेस्ट होते थे, वहाँ अब इस्लामी किताबों का एक ज़ख़ीरा था। वो लड़की सारी रात मोबाइल इस्तेमाल करती थी। अब वो दिन रात तस्बीहात करती थी। रोज़ाना दरसगाह जाती है कि फ़कीरनी से रास्ते में बैठी घूरती रहती थी। किरण की शादी को 4 साल गुजर गए थे। एक दिन इसकी कॉल मामा के नंबर पर। इसने कहा कि वो बहुत बेचैन है और वो रोने लगी। मामा इससे माफ़ी मांगने लगी और बाबा से भी माफ़ी करने का कहा। रोते रोते इसने रीमा से बात करने का कहा। रीमा ने आवाज़ से अंदाज़ा लगाया कि इसकी आवाज़ बहुत थकी हुई है और वो बीमार लग रही है। वो रीमा को की आवाज़ सुनते रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। रीमा ने कहा कि इसके दिल में कोई खलिश नहीं है, लेकिन वो अपने गुनाह का एतराफ़ करने लगी। किरण ने कहा कि इसे रीमा और असद के दरमियान आने की सज़ा मिल रही है और ये भी कि इसके दिल जितना बड़ा नहीं है कि ये सब बर्दाश्त कर लूँ। मैं तो अंदर ही अंदर तुमसे हसद करती रही और जब खुद पर वक़्त आया तो पता चला अब वो तुम दोनों की ज़िंदगियों से दूर जा रही है। असद आज भी तुम्हारा है, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तो मुझसे नहीं हो सके तो इसे अपना लेना। ज़िंदगी रही तो दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। रीमा बुद्ध बने सब सुनती रही। कॉल बंद हो गई। इसके दिल में किरण के लिए कोई खलिश नहीं थी और असद इसके दिलो दिमाग में नहीं था और ना ही इसे सोचना चाहती थी। यहाँ से जाने के बाद असद को पता चला कि किरण को घरदारी नहीं आती। इसे एहसास हुआ ताकि रीमा इससे कितना चाहती थी। वो बात बात में किरण को ताने देता। इसी टेंशन की वजह से इसका पहला मिसकैरेज हो गया। इसका बच्चादानी का साइज भी नॉर्मल नहीं था। डॉक्टर ने इसे 2 साल वक्फे का कहा। 2 साल बाद दोबारा प्रेगनेंसी में इससे खून की कमी हुई तो दोबारा मिसकैरेज हो गया। इस बार
बच्चादानी में ठहर गया। डॉक्टर को फौरी ऑपरेशन करना पड़ा। अब इसे एहसास हुआ कि वो नहीं बचने वाली। इसने एक बार रीमा के घर वालों से माफ़ी मांगने का सोचा। इससे भी रीमा को अपनाने का कहा। असद रीमा से कहेगी ज़ाती पर शर्मिंदा था और ये कहकर किरण का ख्याल ना रख सका। किरण की वफात के बाद इसकी तदवीन वहीं कर दी। रीमा आज भी मामूल के मुताबिक दस जा रही थी। इसने आज भी फकीनी को इसी तरह देखा तो इसकी तरफ चल पड़ी। वो एक परात में बासी रोटी के टुकड़ों को सालन में मंदर रही थी। तुम यहाँ हर वक्त बैठी रहती हो, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? रीमा ने पूछा। फकीर ने इसका हाथ पकड़कर बैठाकर बिना जवाब दिए कहा, आज बड़ी देर से आई, मैं कब से इंतजार कर रही थी। फकीर ने रीमा का हाथ पकड़कर नीचे बैठा लिया। इसका जवाब दिए बगैर ऊपर देखते हुए बोली, वो आजमाता भी है इससे ही जिसे वो चाहता है। वो अभी इसकी बात समझी ही होगी कि फकीर ने इसका हाथ परात में रख दिया। खा ले सब तेरा ही है। रीमा इस परात के करीब से देखने लगी और वो दोबारा बोली, खा ले सब तेरा नसीब है। रीमा ने आंखें बंद करके पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। फकीर ने जोर से क्या लगाया, कहा, ये कामयाब होगी, अब तू जाने और तेरा फैसला। रीमा रोते हुए खा रही थी। जब इसने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। इसके हाथों में मिट्टी थी लेकिन मुंह में सालन का जायका भी मौजूद था। वह हैरत से उठी और जज़्बा की तरफ चल दी। किरण की वफात को 1 साल हो गया था। सद ने खुद को बदल लिया था। वो रीमा से शादी करना चाहता था और वो अब रीमा की पसंद के मुताबिक बदलना चाहता था। वो पाकिस्तान वापस आते ही रीमा से मिलना चाहता था। इसने फैसला किया रीमा की तमाम गलतियों को भूल कर इसे अपनाएगा। इसने पाकिस्तान वापस आते ही घर वालों से रीमा के घर जाने का कहा। इसके घर वाले इस बात पर राजी नहीं हुए लेकिन असद की जिद की वजह से मान के वो रीमा के घर है। इसके अब्बू से इसका हाथ मांगा। अख्तर ने बताया कि असद बहुत शर्मिंदा है। रीमा के अब्बू ने साफ इनकार कर दिया, कहा कि अब कोई ताल्लुक नहीं है असद का रीमा से। अगले दिन असद रीमा के घर आ गए। रीमा के अब्बू घर नहीं थे। दरवाजा खुला था। असद खुला देखकर अंदर आ गया। सामने रीमा बैठी हुई थी। रीमा पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। वो फौरन रीमा के पाँव में बैठकर रोने लगा और माफी मांगने लगा। रीमा ने जल्दी से पर्दा किया और अपनी मम्मा को आवाज दी। वो महरम नाम महरम का फर्क जान चुकी थी और असद के लिए नामहरम थी। कुछ देर बाद रीमा के अब्बू आके उन्होंने असद के इस तरह आने पर गुस्सा किया। असद इस बात पर शर्मिंदा था। इसने रीमा से सिर्फ एक बार मिलने का कहा और ये भी वो सिर्फ पर्दे में बात सुन ले। रीमा की मामा ने इसे इजाजत तलब की जो उसने दे दी। असद पर्दे के पीछे बैठा अपने गुनाहों का इतराफ कर रहा था और कहा कि अगर वो इसे एक मौका दे तो वो इसकी सारी गलती को नजरअंदाज करके इसे शादी करके इसे खुश रखेगा। वो हाथ जोड़े रीमा का के जवाब का मुंतजिर था। रीमा असद की बात सुनकर हंसने लगी। तुम तो मुझे माफ करोगे, मेरे माजी को नजरअंदाज करोगे तुम? वाकया बात है असद, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और रही बात गुनाह की मैं मैं खुद गुनाहगार हूँ। मेरी नज़र में कोई बुरा नहीं है। हर किसी ने अपना हिसाब देना है। तुम आज़ाद थे, आज़ाद हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। और रही बात खुशी की तो इसके रास्ते पर मुनसिर है और मैं जिस रास्ते पर हूँ खुश हूँ। और आखिरी बात, जो हक के रास्ते पर चलते हो इन्हें हक वाले ही समझते हैं। असद गहरी सोच में रीमा की बात सुनकर पिछला वक्त याद करने लगा। रीमा बदल गई थी। अब वो अनमोल हीरा बन चुकी थी और तराशी जा चुकी थी। अब इसका कोई मोल नहीं था। रीमा असद के जाते नवाफल पड़ने लगी कि इसका हर रास्ता हक का रास्ता हो। रीमा की वालदा को इसकी शादी की फिक्र होने लगी। रीमा के वालिद कहते कि नेक बेटियां बोझ नहीं होती। इधर उमर की को उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। नूर की तबीयत बेचैन रहती। इसे ड्रग्स की आदत हो गई थी जिससे ना मिलने की वजह से वो जिस्म फरोशी के अड्डे पर जा बैठी थी। वक्त गुजरने के साथ लोगों ने इसे मुंह लगाना छोड़ दिया। अब वो भीख मांगने पर आ गई। शुबान का महीना चल रहा था। एक दिन रीमा के वालिद ने रीमा मामा को कहा कि उन्होंने फैक्ट्री के मौजूद इमाम साहब जो कि आलमी दीन है अबू बकर साहब को घर पर खाने की दावत दी। अगले दिन रीमा ने मशरूब के साथ खाने भी बनाए। रीमा के वालिद और इमाम साहब दोनों कमरे में बैठकर खाना खाया और घरेलू अमूर पर बातें की और इशा की नमाज के लिए चले गई। इस दौरान रीमा की ममा और रीमा दोनों अपने कमरे में रही। इसे ना माँ मस्जिद को देखा ना सुना। अबू बकर साहब कुछ दिन पहले ही फैक्ट्री में इमाम मुकर्रर हुए थे। इनका अखलाक बहुत अच्छा था। मिलनसार जो लोगों को मिलने पर मजबूर कर जाते। इनकी उम्र 33 साल थी। उनकी शादी नहीं हुई थी। रीमा के वालिद ने रीमा की ममा से अबू बकर साहब की फैमिली के बारे में बात की और बताया कि अबू बकर साहब के वालिद इनके रिश्ते के सिलसिले में घर आना चाहते हैं, जिसके लिए रीमा की मम्मा ने हामी बोली। रीमा को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटी ये मत समझो कि तुम हम पे बोझ हो, लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो इस रिश्ते की बात करो। रीमा ने कहा, बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, आप मेरे बड़े हैं, आप कहीं जो कहना चाहते हैं। रीमा के वालिद को सोच कर बोले, बेटी जो इमाम साहब इस दिन घर आए थे वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा फ़र्ज़ अदा करना चाहता हूँ और ये रिश्ता तुम्हारे लिए मुझे बहुत मकबूल लगा है। लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें खुश रखेंगे। रीमा ने सर झुकाए कहा, हाँ मेरे बाबा हैं, आप मेरे लिए गलत सोच ही नहीं सकते। आपका फैसला मुझे मंजूर है। क्या करो अपने कमरे में चली गई। इसका जवाब सुनकर इन्हें इत्मीनान हुआ। शादी की बात सुनकर रीमा घबराने लगी। वो नामहरम लोगों के सामने आकर के थक चुकी थी। इसे लगा कि फिर से कोई आजमाइश है। वो हाथ जोड़े दुआ मांगने लगी। इस रात इसने ख्वाब में देखा कि वो एक मंडी में है जहाँ बहुत से लोग इससे नोच रहे हैं और इसे बेलबास कर रहे हैं। अचानक इसे
अचानक से दानियाल इसे सबसे बचा ले जाता है। रीमा की अचानक से आंख खुल गई और वो पसीने से शरबूर थी, इसका जिस्म कांप रहा था। इसने टाइम देखा तो तहज्जुद का था। वो मामूल के मुताबिक तहज्जुद पढ़ने लगी। तहज्जुद के बाद इसके हाथ दुआ के लिए उठे, ख्वाब याद आती, इसको दानियाल की याद आने लगी। इसकी आंखें अश्कबार थी। ए मेरे रब, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, मुझे वैसा बना दे जैसे तुझे पसंद हो। मेरे दिल से दानियाल उसकी मोहब्बत निकाल दे, बस वैसा बना दे जैसे तुझे मैं पसंद हो। अचानक से दानियाल के बार बार ख्याल आने पर इसने सोचा कि वो अबू बकर साहब को अपनी माजी के बारे में ज़रूर बताएगी। अगले दिन रीमा ने अपने अब्बू को एक खत अबू बकर साहब को देने को कहा, जिसमें इसके माजी के बारे में सब लिखा था, और कहा कि जो इनका जवाब हो वो आखिरी समझ लीजिएगा। रीमा ने वो खत एक और लिफाफे में डाल के इसे गोंद से चिपका दिया ताकि उसके बाबा ना पढ़ सके। ज़ोहर की नमाज के बाद रीमा के वालिद ने वो खत अबू बकर को साहब को देते हुए कहा, और ये मेरी बेटी का खत है, वो आपको अपने माजी के बारे में बताना चाहती है। अबू बकर ने वो खत मुट्ठी में लेकर आसमान की तरफ देखा और खोल कर पढ़ने लगा। रात को इशा की नमाज के बाद अबू बकर ने रीमा के वालिद को चंद बातें की और जवाब लिख कर दे दिया। आपने तो इतनी आसानी से सब लिख के दे दिया। मैं खुद एक गुनाहगार इंसान हूँ, ना ही खूबसूरत और सलीकामंद हूँ। बस कोशिश करूंगा कि आपको खुश रख सकूं। बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे शादी के बाद देखिए, कहीं मुझे देखकर इनकार ना कर दें। इसलिए इसे मेरी इल्तिजा समझिए। अबू बकर ने रीमा के वालिद को कहा, 2 दिन बाद मेरे घर वाले निकाह के तरीके सिलसिले में आएंगे। इनका इरादा हो तो हाँ कर दीजिएगा। रीमा को जवाब पढ़कर थोड़ा थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो इस इल्तिजा पर राजी थी। वो खुद भी नहीं चाहती थी कि निकाह से पहले इसे कोई नामहरम देखे। रीमा की फैमिली देखने में डिसेंट थी। अबू बकर की वालदा ने इसे अबू बकर के बारे में बताना शुरू किया। मेरा बेटा आलिम है, वो चाहता है कि निकाह के बाद ही तुम दोनों एक दूसरे को देखो। वो थोड़ी देर रुकी और फिर बोले, मेरा बेटा जैसा भी है लेकिन तुम्हें खुश रखेगा। फिर उन्होंने रीमा की मर्जी जानी। रीमा खुद चाहती थी कि निकाह पर्दे में हो। इसने अल्लाह का नाम लेकर हामी भर ली और 18 रमजान को निकाह की तारीख मुकर्रर रही, क्योंकि इसके बाद रीमा ने इत्तिकाफ पर बैठना था। अबू बकर के वालिद ने इसका मुंह मीठा करवाया और कहा, रुखसती भी जल्दी होगी, बगैर किसी रस्म के, जैसे अबू बकर बेहतर लगेगा। अगले दिन फौजिया ने रीमा को कॉल करके असद के बारे में सोचने का कहा और एहसास दिलाना चाहती थी कि अब वो बदल गया है, और मजीद कहा कि वो तुम्हारा माजी बुलाकर कबूल करना चाहता है, जो कि कोई और मर्द नहीं कर सकता। तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है, सोच कर तो देखो। लेकिन रीमा के लिए असद की कोई अहमियत ना थी। इसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि आइंदा इस मौजूद पर बात ना करे। रीमा के दिलो दिमाग में बात बैठ गई थी कि कोई भी इसके माजी को बुला नहीं सकता। ईशा की नमाज के बाद रीमा सोचने लगी, फिल वक़्त तो अबू बकर ने खत पढ़ के कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या वो शादी के बाद इसके जिस्म की खयानत कबूल करेगा? अगले दिन रीमा के वालिद ने खुशखबरी सुनाई। वो रीमा के वालिद और इसके साथ उम्रा के लिए जा रहे हैं। ईद के बाद रीमा के मामा ने जब पैसों का पूछा तो उन्होंने रिटायरमेंट से मिलने वाले पैसों का बताया। रीमा ये बात सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन इसने बाबा से कहा कि वो अबू बकर से इसके जाने की इजाज़त ले लें, और खुद भी इरादा किया कि वो निकाह के बाद अबू बकर से इजाज़त जरूर लेगी। आखिरी रमज़ान की 18 तारीख थी। अबू बकर अपने एक अंकल और वालदेन के साथ आया। रीमा अपने कमरे में सादा से लिबास में अपनी वालदा और अपनी एक बाजी आलमा के साथ मौजूद थी। निकाह ख्वाह ने पर्दे में इसका निकाह पढ़ाने की इजाज़त मांगी। रीमा ने इजाज़त दे दी। रीमा ने हक महर के अलावा बाकी शराइत से मना कर दिया। निकाह ख्वाह ने रीमा को अबू बकर से बतौर निकाह 3 बार कबूल कराया। रीमा के दस्तक के बाद गुहान के दस्तक किए गए, फिर खुतबा दिया। अबू बकर के मुताबिक निकाह पर्दे में हुआ। अबू बकर रीमा के वालिद से मिलकर मस्जिद की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद रीमा की फैमिली ने भी इजाज़त चाहिए और रीमा से मिलने इसके कमरे में आ गए, और मिलने के बाद कहा कि अबू बकर जल्दी लेने आएगा। रीमा को लगा कि निकाह से बाद अबू बकर से मिलने कमरे में आ गए, लेकिन इसके जाने का सुनकर से हैरत हुई। रीमा ने तकाब में बैठने से पहले अबू बकर से बात करने का सोचा और उम्र की बात करने के लिए इससे मैसेज किया। अबू बकर ने कोई जवाब न दिया। रीमा को लगा कि इसके दिल में कोई बात है। इसने कहा कि अगर आपके दिल में कोई बात है तो बेशक निकाह ख़त्म कर दे। मैं आपको उम्र का बताने के लिए मैसेज किया और मैं तकाब में बैठने का बता रही थी। अबू बकर का रिप्लाई, नहीं, मैं मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ और मैं मंजिल पढ़ रहा था, मैसेज नहीं देखा। रीमा ने उम्र के लिए इजाज़त ली और इसका हाँ में जवाब पाकर खुश हुई, लेकिन इसने कहा कि आप भी साथ चलें। अबू बकर ने कहा कि आप मुझे साथ महसूस कर लीजिएगा। रीमा ने फ़ोन रखा, इत्तिकाफ़ की तैयारी करने लगी। ईद की नमाज के बाद अबू बकर रीमा के साथ काफ़ी देर मस्जिद में मौजूद रहे। फिर रीमा की वालदा की कॉल की, लेकिन रीमा से बात किए बगैर कॉल बंद कर दी और कहा कि इसे मुबारकबाद दे दें। रीमा को बहुत बुरा लगा कि वो अब निकाह में है, लेकिन फिर भी मुबारकबाद नहीं दी। रीमा ने मैसेज किया कि मसरूफ़ नहीं तो कॉल पर बात हो सकती है। कोई जवाब ना देने पर रीमा ने कॉल की तो नंबर मसरूफ़ कर दिया। दोबारा कॉल करने पर अबू बकर ने अटेंड की और आस्ता आवाज़ में बोला, रीमा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अबू बकर, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। रीमा ने कहा, खैर मुबारक जी। अबू बकर ने कहा, अगर थोड़ी देर बात हो सकती हो तो? रीमा ने कहा, नहीं। अबू बकर टूटी हुई आवाज़ में बोला। रीमा ने घबराते हुए कहा, वो उम्रे की इजाज़त चाहिए थी, बल्कि मैं चाहती हूँ साथ चलें। यहाँ पर रीमा एक सांस में बोल रही थी कि कहीं कॉल ही ना बंद हो जाए, और वो हो भी गई और मैसेज आया कि आप दानियाल से मोहब्बत करती हैं। मेरा दिल सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए। रीमा ने कहा, कि आपने इसे माफ़ कर दिया? मेरे दिल में कोई खलिश नहीं, माफ़ किया मैंने।
अबू बकर ने कहा, खैर खैर में इजाज़त दी, आप जा सकती हैं, मैं उम्रे के बाद ले जाऊंगा आपको। मैसेज देखकर आप भरी और मोबाइल मम्मा को दे दिए। 2 दिन बाद फ्लाइट थी जो कि डायरेक्ट लाहौर से जद्दे की थी, फिर आगे मक्के जाना था। सब वक्त में अबू बकर ने कोई रब्ता न किया। शाम को चचा चची मिलने आए। जाने से पहले इसने अबू बकर को कॉल किया और नंबर बंद मिला। इसे बहुत बुरा लगा। खैर अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ी। एयरपोर्ट पर चेकिंग के बाद ऐलान किया गया तो हैरान बांधे लगे। आखिरी जहाज ने उड़ान भरी। रीमा विंडो से बाहर का मंजर देख रही थी, हाथ में तस्वीर लिए टेक लगा के बैठी थी। जद्दे पहुंचकर चेकिंग, फिंगरप्रिंट्स और फिर तस्दीक के बाद गाड़ी में मक्का रवाना हो गए। गाड़ी ने होटल पर इनको रोका। सामान होटल के कमरे में रखा और उम्र की अदायगी के लिए रवाना हो गए। जैसे जैसे रीमा कदम उठा रहे थे, रीमा ने आंखें बंद किए बगैर दुआ के लिए हाथ उठा लिया, अपने गुनाहों की माफी मांगने लगी। मेरे मालिक, आज तेरे घर तेरी रजा से खड़ी हूँ। मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ और अपने वालिदैन और तमाम मुसलमानों के गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। वो गिड़गिड़ाते हुए दुआ मांगती रही। रीमा तो आप करती जा रही थी और सोच रही थी कि 7 साल इसे कहाँ ले गए हैं। जिसने प्यार कहा इसने बर्बाद किया, अपनी बहन को खो दिया, दोस्ती के मतलब का मजाक बनाया। इसके आंसू तकबीरात के साथ गिरने लगे। तवाफ के बाद वो सफ़ा मरवा का चक्कर लगा के नौफल पढ़ने के बाद रीमा के वालिद ने रीमा और इसके वालदा बाल एक पूर तक काटे। वापस होटल आने के बाद फ्रेश होकर दोबारा फजर की नमाज के लिए हरम रवाना हो गई। ये हरम शरीफ में इनकी पहली फ़र्ज़ नमाज थी। रीमा को एक तरफ जाय नमाज बिछाकर सामने का मनाजिर देखने लगी। सुबह की किरणें फूटने लगी, हर तरफ हवाएं बिखरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे परिंदे भी अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हो। जब वो सामने देख रही थी तो इससे ऐसा लगा कि कोई इसके बाजानिब जाय नमाज बिछा कर बैठा हो। इसकी जाय नमाज इसके पिछले हिस्से से टच हो रही थी। रीमा इस बात को इग्नोर किए सामने देख रही थी। कुछ लम्हे बाद रीमा ने आंखें बंद की और दुआ करने लगी। अचानक एक आवाज़ ने खलल पैदा किया, अल्लाह के घर में माफ़ी मिलेगी। रीमा इस आवाज़ को पहले सुन चुकी थी। इसने जब आंखें खोली तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रीमा हैरतज़दा आंखों से देखने लगी। दानियाल एक मुठ के बराबर दाढ़ी बढ़ी हुई थी। इसके चेहरे में अट्रैक्शन तो वैसे ही थी, पर इस दाढ़ी ने इसके चेहरे को और हसीन कर दिया था। सर पर रुमाल बांधा हुआ था और अरबी की तरह एक सफ़ेद दुब्बा पहना हुआ था। रीमा अब तक फटी आंखों से देख रही थी। इसके माइंड में हज़ारों सवाल शिकवे आने लगे कि वो अचानक यहाँ कैसे, वो भी इतने सालों बाद। लेकिन फिर एक ख्याल आया, वो सब खत्म कर चुकी थी। वो बिन सवाल किए गिरते आंसू के साथ फ़ौरन उठी और जाने लगी। इसका दिल चाह रहा था कि दानियाल से सवाल करे, गिला शिकवा करे, लेकिन वो अब किसी की अमानत थी, वो इसमें खयानत नहीं करना चाहती थी। रीमा जाने लगी और इतना बोली, मेरे दिल में कोई खलिश नहीं, खुदारा दोबारा सामने मत आना, मैं किसी के निकाह में हूँ। वो ये कहकर चलने लगी। जानता हूँ, एक आवाज़ ने फिर रीमा के बढ़ते कदमों को रोकने पर मजबूर कर दिया। वो बिन मुड़े ठहर गई। दानियाल ने एक पल खामोश अख्तियार किया और फिर बोला, मैं ही अबू बकर हूँ। रीमा एकदम हैरत से मुड़ी और दानियाल का मुंह देखने लगी। वो इस वक्त खाना काबा की तरफ नजर जमाए ठहरा था। अबू बकर, रीमा ने आस्ता आवाज में कहा। अबू बकर ने रीमा के नूरानी चेहरे की तरफ देखा और अपनी बिछी हुई जानमाज पर बैठ के फिर रीमा को बैठने का इशारा किया और खाना काबा को एक नजर देखा और एक आप भरी। फिर रीमा के हैरत ज़दा चेहरे को देखने लगा। तुम जानती हो, इस दिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के बाद मेरे साथ क्या हुआ था? फिर अपनी ज़िंदगी सुनाने लगा, रोदा सुनाने लगा। अबू बकर सोशल मीडिया पर अनजान लड़कियों के फेक नाम दानियाल इस्तेमाल करता था। अस्पताल से घर आने के बाद इसे अंदाज़ा हो गया कि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। जिस अज़ुए ख़ास पर इसे गरूर था वो पास तो था ही नहीं, लेकिन इसके नफ्स में कोई ताकत ना थी। इसके जिस्म में भी इतनी ताकत ना थी वो इसे पेशाब को भी कुछ पल रोक सके। इससे बस एक एहसास होता कि कुछ आ रहा है और वो वॉशरूम चला जाता, वरना कपड़ों में ही निकल जाता। वो जानता था न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब चुका है, खासकर रीमा की। से रह कर रीमा की बददुआ याद आती थी कि तुमसे अब अल्लाह हिसाब लेगा। इस वाक़े के बाद अबू बकर अपने सारे सोशल अकाउंट्स ख़त्म कर दिया। आस्ता आस्ता दोस्तों से भी दूर होता गया। एक्सीडेंट में वैसे ही इसके दोनों मोबाइल जल गए थे। इसके बाद इसने दोबारा मोबाइल ना लिया, बस घर में अलग रहने लगा। दोस्त लड़कियां सब खत्म कर दी। इससे खुद से नफरत होने लगी, नफरत और शर्मिंदगी भी इतना कि वो खुद को आईने में ना दिखता, अगर दिखता तो रोने लग जाता। अबू बकर ने अबू बकर ने ने अबू बकर के अबू ने अबू बकर के इलाज के लिए पाक के साथ साथ हर जगह इसके टेस्ट और रिपोर्ट्स भिजवाए। जिसने जो इलाज कहा करवाए, किसी की दुआओं का कहा, सब कुछ करवाए। लाखों पैसे पानी की तरह बहा दिए और कैसे ना बहाते हुए उनका अकलौता बेटा था, लेकिन लाइलाज था। वक्त गुजरने के साथ साथ मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी इसे खुसरा तक कहने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक दिन तो हद हो गई, कुछ ट्रांसजेंडर्स के घर आ गए और अबू बकर के वालिदैन से मुतालबा करने लगे कि इसको इसके साथ भेज दें, लेकिन इसके अबू गुस्से के साथ सबको निकाल दिया। अबू बकर इस बात को बर्दाश्त न कर सका। वो अंदर गया और फिनाइल की गोलियां खा ली। कुछ देर बाद जब अबू बकर की अम्मी अंदर गई तो अबू बकर के मुंह से झांक नहीं करी थी और इसकी तरफ देखी तो चला उठी। अबू बकर के अब्बू ने गाड़ी निकाली और अस्पताल ले गए। वक्त पर अस्पताल पहुंचकर
पहुंचने की वजह से अबू बकर की जान बच गई। जैसे अबू बकर को होश आया, अबू बकर की मामा ने अबू बकर के पांव पर हाथ रख दिया और उसे चूमने लगी और रोते हुए बोली, बेटा हमसे कोई गलती हुई हो जो ऐसा करके हमें सजा दे रहे हो, अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम जिंदा रहते। अबू बकर के वालिद ने अबू बकर को प्यार किया और बोले, गलतियां इंसानों से होती हैं, तकलीफें इंसान का मुकद्दर है, इनसे मुकाबला किया जाता है, ऐसे बुजदिल नहीं बनते। दुनिया वाले कुछ भी कहें तो आज भी हमारा सहारा है। अबू बकर के साथ वो इसने गलत किया था, वो सिर्फ अपने लिए ही क्यों सोचता है। फिर इसने इरादा किया कि आइंदा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा, बल्कि वो अपनी जिंदगी को अल्लाह के रास्ते पर डाल देगा। वक्त के साथ साथ अब इसने बचका 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी और खुद को मसरूफ रखने के लिए हिफ्ज करना शुरू कर दिया था। अबू बकर सारा दिन मस्जिद में वक्त गुजारता, ना किसी से मिलता और ना बात करता। अब इसका एक टारगेट था हाफिज कुरान बनना। अबू बकर की आवाज़ वैसे ही माशाल्लाह प्यारी थी। इसके उस्ताद इसे करात के साथ कुरान पढ़वाते। जैसे जैसे वो कुरान को हिफ्ज करने लगा, इसका शौक और बढ़ने लगा और 2 साल में इसने कुरान को हिफ्ज कर लिया। हाफिज कुरान बनने के बाद अबू बकर के उस्ताद ने इसे आलम बनने का मशवरा दिया, क्योंकि इस उम्र में बहुत कम लोग इतनी जल्दी हिफ्ज करते हैं। वो खुद अब अबू बकर को मकसद सीधे राह पर चलना चाहता था। इसके लिए इल्म का और होना ज़रूरी था। वो वैसे भी इसके पास करने को कुछ ना था। वो जल्दी ही आलम बनने की क्लास लेने लगा और ख़ुद भी फारे टाइम कुरान पाक के तर्जमे का मुताला करने लगा। वो इन 2 से 3 सालों में रीमा को ना भूल सका। अक्सर ख्वाब में और ख्याल में रीमा की बात याद आती। इसने एक बार रीमा को कॉल करके माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन इसके पास रीमा का नंबर ना था। वो सिर्फ अल्लाह से दुआ करता कि एक दोपहर बार इसे इस काबिल बना दे कि वो एक दो पहर से इस काबिल बना दे कि रीमा से माफ़ी मांग सके। वक्त गुजरता गया, वो आलिम बनता गया। इसकी ज़िंदगी के 4 साल और बीत के इसकी उम्र 33 साल हो गई थी और अब वो आलिम बनने के आखिरी मरहले में था। साथ साथ वो मस्जिदों में बयान और खुतबा भी देने लगा। इसके अलावा वो अपने अब्बू के बिज़नेस को भी वक्त देने लगा। ये मुकम्मल तौर पर बदल गया था। इसका अंदाज़े गुफ्तगू बिल्कुल नरम व बाखलाक सा था। अबू बकर किसी की मदद करने में पहल करता, किसी की भी मदद करने में पहल करता। अब इस दुनिया से कोई गर्ज ना थी कि वक़्त था वो मामूल की तरह पैदल मस्जिद से बयान करके वापस आ रहा था। इसका गला अचानक खुश्क होने लगा और शदीद प्यास लगने लगी। इसे पता था कि गले अगले मोड़ में कुछ फासले पर एक दुकान है। वो आगे बढ़ने लगा। अचानक इसे पीछे से किसी ने सदा दी। इसने मुड़कर देखा तो एक फ़कीर था। काला लिबास, सब्ज़ आंखें, सफ़ेद छोटी सी दाढ़ी थी। लिबास काफ़ी गंदा था। हाथ में एक प्याला था जिसमें साफ शफा पानी था। अबू बकर फ़कीर की सदा सुनकर मुड़ा और इसके करीब गया और जेब में हाथ डाल के कुछ निकालने लगा। फ़कीर ने देखा और हंसा और बोला, ना पुत्र ना, मैं लेने नहीं आया, तुझे देने आया हूँ, लेगा। ये क्या कि इसने प्याले की तरफ आंखों का इशारा किया, फिर हंसते हुए बोला, बहुत प्यास लगी है ना तुझे, ले ये पी ले। ये क्या कि इसने प्याला बढ़ा दिया। अबू बकर ने जैसे प्याला पकड़ा, पानी पीने का इरादा करने ही लगा था कि फ़कीर ने मुंह भरकर अंदर थूक दिया और अबू बकर की तरफ देखा और संजीदा होकर बोला, अब पी अपने गुनाहों को। अबू बकर इसकी गोल आंखों में देख रहा था। फ़कीर की बात सुनकर इसका जिस्म ठंडा पड़ने लगा। अबू बकर ने प्याला तो थाम लिया, लेकिन इसे अब बिल्कुल प्यास ना थी। इसकी ज़िंदगी में हज़ारों फ़कीर आए, लेकिन सब ने कुछ मांगा था, कोई देने नहीं ना आया था। अबू बकर की आंखें नम होने लगी। वो समझ गया था कि वो इस थूक को देखकर अपने गलीज़ कामों और प्यास को याद करने लगा और आसमान की तरफ देखने लगा और गिरते आंसू के साथ दिल में कहने लगा, ऐ अल्लाह, बस तू मुझसे राज़ी हो जा। और बैठकर पानी का प्याला पीने लगा। अबू बकर ने प्याला खाली कर दिया और ज़ोर कतार रोने लगा। इसे ऐसे लगा कि जैसे आज इसने अपने गंद को चाटा हो और अब इसका मन साफ हुआ हो। फ़कीर ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा और कहकर लगाते हुए बोला, वाह अरे मालिक, इधर वो कामयाब, इधर ये कामयाब। फिर अबू बकर के पास बैठा और इसके सर पर हाथ फेरा, बोला, पुत्र, मैं को माना बड़ा औखा है, तू इस इम्तिहान में पास है। अबू बकर रोते फ़कीर के गले लगे और बोला, बाबा मैं बहुत बुरा हूँ, मेरी मैल ख़त्म ही नहीं होती। फ़कीर ने कहा, भरी और बोला, पुत्र, इम्तिहान ते अभी और भी बाकी है। वो इसके चेहरे को देखते हुए बोला, अच्छा क्या चाहता है तू? अबू बकर ने चेहरे को साफ किया और एक लंबा सांस लिया, फिर एक मुस्कुरा कर बोला, बाबा और आपको मनाना है। फ़कीर ने फ़ौरन जवाब दिया, तो उसके बंदे को मना। फिर कहा, रास्ता तेरे पास है, बस पहचाना तुझे बाकी है। ये कहकर फ़कीर उठा और साथ अबू बकर को भी उठाया और इसका हाथ पकड़े, इसके चेहरे पर फूंक मारी और बोला, जा, तेरा रोग दूर कर दिया, जा अब चला जा। बाबा दूसरी तरफ चल दिया और अबू बकर दूसरी तरफ। कुछ कदम आगे जाकर अबू बकर ने पीछे देखा, वहां कोई ना था। वो हैरान हुआ, पीछे की तरफ आया, भागा, इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक वहां कोई ना था। घर पहुंचते ही अबू बकर को तेज बुखार के साथ नाव वाली जगह पर तेज शदीद दर्द होने लगा, इतना शदीद कि वो बेहोश होने लगा। अबू बकर के अब्बू से फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने टेस्ट करके यूरोलॉजिस्ट से कंसर्न किया। डॉक्टर ने अर्जेंट ऑपरेट की परमिशन मांगी, जिसकी इजाज़त इसके अब्बू ने दे दी। जब ऑपरेट हो गया तो डॉक्टर सब हैरान थे कि जो पहले एक्सीडेंट में वेंस ख़त्म हो चुकी थी, इनमें दोबारा सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई थी। ये एक करिश्मा था। उन्होंने अबू बकर और इसके वालिदा को मुबारकबाद दी। अबू बकर जानता था ये सब अल्लाह की तरफ से, इसलिए मुझे एक और मौका दिया। वो बिस्तर पर लेटे हुए आंखें बंद की अल्लाह के सामने
सर सजूद था और इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो जानता था कि वो इस काबिल अब भी ना था। ठीक होने के बाद इसने रीमा को तलाश करने का इरादा कर लिया। इसे सोच लेते कि वो रीमा से माफ़ी मांगेगा और बताएगा कि वह बदल गया है और ये सब सिर्फ इसी की वजह से अपना आलिम का कोर्स 2 माह में मुकम्मल किया, लाहौर की तरफ चल दिया। आज फिर वो अपनी गाड़ी पर था, लेकिन अब वो इरादा खुद की गलती को सुधारना था। वो वहाँ पहुंचकर वो इस जगह पहुंचा जहाँ इसने आखिरी बार रीमा को एक घर में जाते देखा था। इतने सालों के बाद ये जगह काफ़ी बदल गई थी। इसे अब कन्फर्म याद ना था। अबू बकर ने 1-2 दुकानों से इसके अब्बू का पूछा तो पता चला वो लोग यहाँ से चले गए हैं और कहाँ गए ये नहीं पता था। अबू बकर ने कि मस्जिद में नमाज अदा की दुआ के बाद सोचने लगा कि अचानक इसे फैक्ट्री का नाम याद आया जिसमें इसके अब्बू जॉब करते थे, लेकिन वो जानता था कि फैक्ट्री में से दाखिल नहीं हो सकता और ना ही इसे रीमा के अब्बू को बोल सकता है। फिर कुछ सोचता रहा, फिर गाड़ी फैक्ट्री की तरफ दौड़ा दी। वहां बाहर ठहरे गार्ड से किसी जॉब का पूछा और एक कागज पर इमाम मस्जिद खिदमत की दरख्वास्त लिखकर अंदर बैठे सुपरवाइजर को दी और वापस घर की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर बाद सुपरवाइजर ने कॉल की और पेश इमाम और मस्जिद की देखभाल की जॉब हो जाने की मुबारकबाद दी। तनख्वाह का अबू बकर ने ना पूछा ना इसे जरूरत थी, लेकिन इसे खुशी फैक्ट्री में जाने की थी। बस इसके दिल में इतनी दुआ थी कि रीमा के अब्बू मिल सके। वो अगले दिन फैक्ट्री की मस्जिद में पहुंच के पिछले इमाम के जाने के बाद तकरीबन 1 माह से सफाई ना की थी। जमातें बस आती और इनमें कोई भी जमात करा देता। अब्बू बकर ने आकर मस्जिद में एक रौनक लगा दी। वो ईशा के बाद मुख्तसर बयान करने लगा। वो फारिग वक्त में फैक्ट्री के मुलाजमिन से मिलता, इनको नमाज की तलकीन करता। जहाँ मस्जिद में वो 2-4 लोग आते, वहाँ अब तादाद बढ़ गई थी। रीमा के अब्बू वैसे तो अक्सर मस्जिद के करीब रहते, हर रोज नमाज पढ़ते थे और अबू बकर से सलाम भी करते थे, लेकिन गुफ्तगू ना हुई। एक बार अबू बकर मस्जिद में बैठा किरात के साथ तिलावत करता। रीमा के अब्बू का गुजर हुआ। अबू बकर की किरात ने उन्हें मस्जिद की तरफ रजू कर दिया। वहां जाकर बैठ गए। रुकू के बाद अबू बकर ने एक मुस्कुराहट से सलाम किया और गुफ्तगू शुरू की। रीमा के अब्बू को अबू बकर से बात करते अच्छा लगा और बातों ही बातों में दिल का हाल देखने लगे। लेकिन बातें सुनने के बाद अबू बकर को अंदाजा होने लगा ये रीमा के अब्बू हैं और रीमा की बात कर रहे हैं। लेकिन अबू बकर ने रीमा की शादी का ना पूछा। इसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वो दोनों हाथों से रीमा के अब्बू के पांव पकड़कर जोर कतार रोने लगा। रीमा के अब्बू ये देखकर हैरान रह गया। अबू बकर कहने लगा वो बदनसीब मैं हूँ जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी ख़राब हुई। और फिर अबू बकर ने सारी दास्तान सुना दी। रीमा के अब्बू दानियाल नाम सुन चुके थे। जब अबू बकर ने बताया कि वो दानियाल बनकर इसकी ज़िंदगी में आता तो इनको यकीन हुआ, लेकिन दास्तान सुनने के बाद वो खामोश हो गए क्योंकि वो समझ गए उसे सबक मिल चुका है और अब वो नेक रस्ते पर है। और जब अबू बकर ने सुना कि रीमा की शादी अभी तक नहीं हुई तो उससे फ़कीर की बात याद आई, ये भी कि इसके लिए करिश्मा था कि वो शुक्र अदा करने लगा और शादी की दरख्वास्त की, लेकिन रीमा की मर्जी जानकर। खत के बाद अबू बकर ने इरादा कर लिया कि अब वो निकाह के बाद ही इसके सामने जाएगा। लेकिन जब रीमा ने मोबाइल पर दानियाल के बारे में बात की तो तब वो समझ गया कि इसके दिल में कोई खलिश नहीं। अब वो सरप्राइज देना चाहता था जिसमें रीमा के मामा बाबा दोनों जानते थे और इरादा किया कि उम्र के बाद वो वहीं से रीमा के साथ जिंदगी का सफर शुरू करेगा नया। अबू बकर ने ही सब के उम्रे और होटल रूम का बंदोबस्त किया था। इसका अपना कमरा भी इसी होटल में बुक था जहां इनका बुक किया था और वो खुद एक दिन पहले आया था। रीमा को अब तक यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे को ऐसा बदला हुआ देखकर मुतमिन थी। अब इसके दिल में सुकून सा था जैसे आज जैसे अपनी मंजिल मिली हो। वो अबू बकर की आंखों को अपने हाथों से साफ करने लगी। जैसे ही रीमा के हाथ अबू बकर के चेहरे से लगा, दोनों को एक हकीकी मोहब्बत का एहसास हुआ। अबू बकर ने रीमा के दोनों हाथों को थामा और रोती आवाज में कहा, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, अगर तुम मुझे ना मिलती। रीमा को एक इत्मीनान सा था और वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। अबू बकर ने रीमा का हाथ थामा और तवाफ करने के लिए नीचे ले आए और दोनों तवाफ करने लगे। फिर दोनों ने शुक्राने के नफल अदा किए और इस जगह चल दिए जहाँ रीमा के वालिदैन थे। ईशा के बाद अबू बकर ने रीमा को अपने साथ जाने की इजाज़त चाही, जिससे इसके मामा बाबा ने इनकार न किया। अबू बकर ने अपना कमरा नफीसा डेकोरेट कर रखा था। रीमा के पास दुल्हन का ड्रेस तो ना था, लेकिन इसके चेहरे पर जो सुकून था वो इसकी खूबसूरती को निखार रहा था। रीमा अबू बकर के साथ रूम में आ रही थी। वो अपनी इस मंजिल पर बहुत खुश थी। अल्लाह ने इसी इंसान को बदल कर इसका नसीब बनाया जिसकी वो तमन्ना भी ना कर सकती थी। वो जान गई थी बेशक वो बेहतरीन देने वाला है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कहती हुई कदम उठा रही थी और अबू बकर के साथ अपनी अज़वाजी ज़िंदगी की शुरुआत के लिए तैयार थी। तो यहाँ पर ये नावल ख़त्म होता है। नावल बहुत अच्छा था। लास्ट में शुरू में मुझे पढ़ने में बहुत दुश्वारी है क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे वर्ड्स थे जो मैं अदा नहीं कर पा रही थी, बहुत सी बोल्ड थे वर्ड्स। तो लेकिन लास्ट में बहुत अच्छा नावल था, हार्ट टचिंग था। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। इंशाल्लाह के नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक की दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।